हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द वन स्टडी पॉइंट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरएस प्री 2021 एग्ज़ाम, जो कि 27 अक्टूबर 2021 को हाल ही में अभी आयोजित हुआ था। इस पेपर को हम आज पूरा सॉल्व करेंगे और साथ ही में जितने भी क्वेश्चंस जो बोनस हो सकते हैं या जो क्वेश्चन डिलीट होंगे उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर 150 में से 5 सवाल पर डाउट है जो कि आगे जाकर डिलीट हो सकते हैं। आरपीएससी जो आंसर की रिलीज़ करेगी उसे 5 सवालों में कुछ बदलाव हो सकता है, या तो वो डिलीट होंगे या बोनस होंगे, जो भी होगा वो हम आगे चल के देखेंगे। आज हम यहाँ पर 150 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सबसे पहला सवाल जो है वो है रूमा देवी से रिलेटेड। रूमा देवी के बारे में आपको ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से ये देखना है कि कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। उन्हें हस्तशिल्प के बारे में जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है। वे जसरापुर खेतड़ी गांव से थी, नहीं भैया, वो तो कहाँ से थी, बाड़मेर से थी। वो कहाँ से है भैया, बाड़मेर। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन क्या है, गलत है। कौन सा ऑप्शन गलत है, गलत। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा है, सही नहीं है। वे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार, बिल्कुल उनको नारी शक्ति पुरस्कार ही मिला हुआ है, ठीक है। और उन्होंने हजारों महिलाओं को रोजगार बढ़ावा देने में अहम अपनी भागीदारी निभाई थी। बहुत बढ़िया जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। बकनाथ जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी और माधोदास जी। देखो ये जो जितने भी संत हैं ये, इसमें और भी नाम आते हैं, जिसके एक आता है मिस्किन दास आता है, ठीक है, एक आता है सुंदर दास जी आता है। तो ये सारे के सारे जो रिलेटेड थे वो किससे थे, दादूपन से थे। ये क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे चलते हैं। देखिए, इससे मिलाना था आपको सूची 1 से सूची 2। ये अपने मेले और त्यौहार से सवाल आया हुआ है। बूंदी की जो कजली तीज होती है, ध्यान रखना भैया, ये कब मनाई जाती है, ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। इसका मतलब एक का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। होली, देखो होली और धुलंडी 2 त्यौहार होते हैं। ये होली मनाया जाता है अपने फाल्गुन पूर्णिमा को। कब मनाया जाता है होली, फाल्गुन पूर्णिमा को। जबकि धुलंडी जो होती है इसके जस्ट अगले दिन, मतलब अगले महीना। फाल्गुन के बाद दूसरा महीना कौन सा आता है भैया, चैत्र। कौन सा आता है, चैत्र। तो चैत्र में मनाई जाती है धुलंडी। आगे देखते हैं, गणगौर जो है, गणगौर कब मनाई जाती है भैया, चैत्र के महीने में। तो बचा कौन सा, पर्यूषण। पर्यूषण कब मनाया जाएगा, भाद्रपद। मतलब 1 2 3 4 कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, 1 2 3 4 मतलब फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। 1 मिनट रुको, हाँ जी, 1 2 3 4 कौन सा ऑप्शन है इसमें, 1 2 3 4 भैया, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड इसका आंसर सही है। आइए आगे चलते हैं। ये देखो, ये आया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जैन धर्म से। जैन धर्म में इन्होंने पूछा कि कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। देखो, अनेकावाद होता है, शादवाद होता है, ये नहीं होता, सर्वस्तिवाद और शून्यवाद नहीं होता। इसका मतलब इसमें 1 और 4 कौन सा है, 1 एंड 4। देखिए ये रहा 1, इसका आंसर हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां, राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या है भैया, बहुत अच्छा सवाल है। आणो जो होता है, ध्यान रखना, आणो जो होता है ये क्या होता है, जब दुल्हन जो है वो दूसरी बार जब ससुराल जाती है तो अब अपन क्या बोलते हैं इसको, आणो। विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, वो क्या हो जाएगा, आणो हो जाएगा। देखो आगे चलते हैं हम। ये अपने षड्यंत्र से सवाल आया अपना। देखो कितने षड्यंत्र, हावड़ा हुआ, लाहौर हुआ, दिल्ली हुआ, अलीपुर हुआ। अगर आपको दिल्ली का पता है, दिल्ली में कौन था भैया, दिल्ली की अगर अपन बात करें तो कौन थे, हाँ जी, मास्टर अमीचंद। कौन थे, मास्टर अमीचंद। देखो सी का कौन सा हो गया, 1। सी का कौन सा हो गया, 1। यही इसका आंसर आ गया। अगर आप निकालना चाहो तो एक ही ऑप्शन से इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। देखो और आगे हम देखते हैं तो 3 4 2 1 2। देखो हावड़ा जो है, हावड़ा, इसका कौन सा होगा, जतिंद्र नाथ मुखर्जी, ठीक है। लाहौर में कौन था भैया, लाहौर में जो शामिल थे वो कौन थे, राजगुरु। आपने सुना होगा कि लाहौर षड्यंत्र केस में कौन थे शामिल, राजगुरु, ठीक है। इसी तरीके से अलीपुर में कौन हो जाएंगे भैया, अलीपुर में हो जाएंगे अरविंद घोष। क्लियर है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए, ये वाला। आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 में, हाँ जी, राजमुद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया था। वो किसके द्वारा किया गया था, वो किया गया था भैया हाँ जी, वीरेश लिंगम द्वारा। किसके द्वारा, वीरेश लिंगम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना बेंगलोर में कब और किन के प्रयासों से की गई। एक्चुअल में ये जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इसको अपन बोलते हैं IISc बेंगलोर। इसको हम क्या बोलते हैं, IISc बेंगलोर। इसकी स्थापना 1909 में की गई थी। अगर इसमें ये भी आपको नहीं पता तो भी आप 1909 से इसका आंसर कर सकते थे, जो कि एक्चुअल में ये जमशेदजी जो टाटा है इनके प्रयासों से की गई थी। क्लियर, 1909 में की गई थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1909, जमशेदजी टाटा। अगले सवाल पे चलते हैं। उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजोलिया, आपको पता होगा बिजोलिया सबसे बड़ा अहिंसक किसान आंदोलन था, जो कि 1847 से लेकर, हाँ जी, 1941 तक चला था ये, सॉरी 1897 से लेकर 1941 तक चला था ये। क्लियर है। तो इसमें ये बोला गया है कि बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया, उस महिला का नाम बताइए। उसे गिरफ्तार भी किया गया था। तो 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और वो जेल गई थी। तो उनका नाम क्या हो जाएगा, अंजना देवी चौधरी। बहुत फेमस सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी किसान आंदोलन के बारे में पढ़ता है तो बिजोलिया, बेंगू, अलवर, इनके बारे में जरूर पढ़ता है। तो बिजोलिया से तो एक सवाल आना तय होता है, हर बार आता है ये, ठीक है। तो इस बार कौन सा आया है, अंजना देवी
अंजना देवी चौधरी के बारे में आया। अगला सवाल हम देखते हैं। देखो अगला सवाल जो है वो भी जैन धर्म से आया है। जैन धर्म के जो तीर्थंकर है उनसे आया है। मैं आपको समझा दूं कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें हाँ जी, जिनमें जो आदिनाथ जी थे ये कौन से थे, ये फर्स्ट थे। महावीर जी थे, ये कौन से थे भैया, ये हुए अपने 24वें तीर्थंकर। पार्श्वनाथ जी हुए अपने 23वें तीर्थंकर और शांतिनाथ जी हुए अपने 16वें तीर्थंकर। क्लियर। अब इन्होंने पूछा है कि इनके संज्ञान जो इनके सिंबल थे वो कौन से थे। देखो इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। जो अपने आदिनाथ जी थे, आदिनाथ जी, इनका तो कौन सा था, इनका था ऋषभ। उनका कौन सा था, ऋषभ। क्लियर। देखो बी का क्या आंसर हो गया, हाँ जी 1, बी का हो गया 1, ये लो बी का 1 एक में ही है, कौन सा आंसर है, ये लो भैया 4। क्लियर। अब देखो आगे हम डिस्कस करते हैं। ए का कौन सा हो जाएगा, 3rd। ए का मतलब पार्श्वनाथ जी का कौन सा हो गया, सर्प। क्लियर। पार्श्वनाथ जी का कौन सा हो गया, सर्प। बी का 1, सी का 2nd, सी का 2nd, एक मिनट, सी जो महावीर जी है इनका कौन सा हो गया, सिंह हो गया। और शांतिनाथ जी का कौन सा हो गया, हिरण हो गया। ये लो भैया, ये इसका आंसर हो गया, मतलब आंसर नंबर 4। ठीक है, आगे चलते हैं हम। जो अगला सवाल है वो है अपना जोधपुर नरेश मानसिंह की रानी भटियाणी प्रताप कुंवरी ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर के पुनः क्या बनाया था, अन्यत्र बनाया था, क्योंकि वो पहले जो मंदिर बनाया था वो क्या हो गया था, जमीन में धस गया था। ठीक है, तो वो मंदिर उन्होंने कहाँ बनाया था, तो इसके बारे में पूछा गया। उस मंदिर का नाम क्या है, 1857 में बनाया था। उस मंदिर का नाम है तीजा मांझी का मंदिर। ठीक है, आगे चलते हैं हम। मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है, तो वो अपना आंसर हो जाएगा परखम से। अपन को मिली, कहाँ से मिली है, परखम से। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले सवाल पर हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है वो कौन सा है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कलकत्ता बरुआ नामक एक कन्या ने, हाँ जी एक कनकत्ता है ये, कनकलता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई। यह घटना किस स्थान की है, तो भैया ध्यान रखना इस घटना किस स्थान की है, घोहपुर की है। यह घटना कहाँ की है, घोहपुर की। आगे देखो इन्होंने पूछा पुस्तक। देखो हमेशा बुक से 2 सवाल आने फिक्स होते हैं RS प्री के एग्जाम में, तो इस बार भी आए सवाल। देखो हम देखते हैं। नेहतरंग, इन्होंने पूछा है कि कौन सा सही युग में नहीं, कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो देखो नेहतरंग जो है वो किन की है, वो प्रताप सिंह की नहीं है, वो किसकी है, बुद्ध सिंह की है। वो किसकी है, बुद्ध सिंह की। तो इसका आंसर, इसका मतलब यही गलत है, यही गलत है, इसका मतलब यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, ए किसमें है, ए भैया फर्स्ट में ही है। हम बात करते हैं किसकी, नागदमणि की, वो किसकी है, साईं जी झूला की, बिल्कुल सही है। रणमल छंद किसकी, श्रीधर व्यास की है, बहुत बढ़िया। भाषा भूषण किसकी, महाराज जसवंत सिंह की है, ये बहुत बढ़िया। लो भैया अब हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखो बहुत अच्छा सवाल था ये भी, देखना भैया। अपन बात करते हैं, देखो व्रीहि, मुगध, यव और इक्षु। इक्षु का मतलब आपने सुना होगा, इक्षु मतलब इक्षु शर्करा आपने सुना होगा, इसको अपन केन शुगर भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो होती है इक्षु शर्करा वो किससे मिलते हैं, गन्ने से। मतलब डी का आंसर क्या हो गया, 1। देखो आगे अगर इससे लेकिन आंसर नहीं निकल रहा, देखो इक्षु से 1 है, मतलब डी का 1 है, डी का 1। देखो डी का 1 इसमें भी इसमें भी, मतलब ये दोनों तो नहीं हो सकते। आगे चलते हैं अपन। व्रीहि जो होता है, व्रीहि ये अपन किसके लिए बोलते हैं, अपन चावल के लिए। किसके बोलते हैं, चावल के लिए। मतलब ए का आंसर क्या हो गया, ए का मतलब 2। देखो ए में कौन सा आ रहा है, 2 भैया इसमें आ रहा है, इसका मतलब इसका आंसर कौन सा हो गया, ये वाला। ठीक है, 4th इसका आंसर है। उसके अलावा आगे बात कर लेते हैं। बी का 3rd मतलब मुगध जो है किससे क्या है, मूंग है। और यव क्या है भैया, जौ है। क्लियर है, आगे चलते हैं हम। देखो भैया ना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ काल किस काल का माना जाता है, तो भैया ध्यान रखना ये गुप्त काल का माना जाता है। किसका माना जाता है, ये गुप्त काल का। आगे चलते हैं हम। आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो आहड़ सभ्यता के बारे में अगर हम बात करते हैं, सुनना भैया ध्यान से। आहड़ सभ्यता में देखना, आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। बिल्कुल भाई साहब, बहुत बढ़िया। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, अरे भैया थे, ये चावल से परिचित थे। इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है ये। यहाँ से काले लाल रंग मर्दबान मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृति उकेरी गई है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये वाला सही नहीं है, कौन सा, बी, ACD सही है। इसका मतलब ACD कहाँ पर है, ACD ये वाला। लो भैया आगे चलते हैं हम। सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना अलगप्पा चेटियार, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से कहाँ और कब की गई थी, तो भैया ये की गई थी कब, 1953 में की गई थी। लेकिन 1953 में 2 आंसर है, तो इसका आंसर जो है एक्चुअल में वो क्या है, कराईकुड़ी। वो ये हुई कहाँ पर थी, कराईकुड़ी में हुई थी। टोटी आभूषण जो है ये अपने किस हिस्से में पहना जाता है, तो भैया ये पहना जाता है कान में। ये कहाँ पहना जाता है, कान में। आगे आइए, देखो युद्ध से, भैया युद्ध से सवाल आ गया। युद्ध से क्या आया था, सवाल आया था RS प्री में। देखना भैया
गागरोन का युद्ध जो हुआ था, ये हुआ था 1519 में, सबको पता है ये बात। ग्रीसुमेल का कब हुआ था, ये 1544 में, ठीक है। और इसको पाहिबा या साहिबा का युद्ध बोलते हैं अपन, ये कब हुआ था, 1541 में। ये दो युद्ध तो सबको पता होता है, गागरोन वाला, क्योंकि इसके बाद बयाना और खानवा हुआ था, और खानवा बहुत फेमस युद्ध है किसका, राणा सांगा का, ठीक है। और ग्रीसुमेल युद्ध इसके बहुत फेमस युद्ध है आरपीएससी का है, तो क्लियर। तो 1544, 1519 इसमें यदि हम मैच करते हैं तो गागरोन का कब हुआ, 1519 में, गागरोन 1519, 51 मतलब ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। ग्रीसुमेल के तो 1544 मतलब सी का सेकंड भैया इसमें ही है, इसका मतलब आंसर नंबर कौन सा हो गया, ये 2। आगे चलते हैं हम, देखो वैदिक यंत्रालय छापाखाना कहाँ पर है भैया, बताओ वैदिक यंत्रालय छापाखाना कहाँ पर है, ये है भैया अपने अजमेर में। ये कहाँ पर है, अजमेर में, ध्यान रखना भैया, उदयपुर मत कर देना। सौर वेधशाला है उदयपुर में, ये भी सवाल आया हुआ है कि सौर वेधशाला कहाँ पर है, उदयपुर में, ये भी सवाल आया हुआ है। लेकिन अभी बात कर रहे हैं कि इसकी वैदिक यंत्रालय छापाखाना कहाँ पर है, अजमेर में। आइए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं हम। हाँ जी, देखो भैया ये आ गया अपने वाद्य यंत्रों से। वाद्य यंत्र की बात करते हैं तो देखो ये खड़ताल, इसके बारे में सबने सुना होगा, खड़ताल का जादूगर अपन किसको बोलते हैं, सिद्दीक खां को। ये वन लाइनर सवाल भी है, वन लाइनर क्वेश्चन भी है कि खड़ताल का जादूगर जो है वो कौन है, सिद्दीक खां। लेकिन भैया इससे आंसर नहीं निकल रहा, इससे आंसर क्या नहीं निकल रहा, नहीं निकल रहा इससे आंसर, क्लियर है। देखो डी का आंसर कौन सा है, डी का वन। तो ये मतलब ये भी सही हो सकता है और ये भी सही हो सकता है। आगे हम बात करते हैं भपंग की, तो भपंग का कौन है, जहूर खां। कौन है भपंग का, जहूर खां। इसको ऐसे याद रख लेना कि भैया भोपे जो थे उन्होंने जहर खा लिया था, ठीक है। मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, मतलब भपंग का कौन है, जहूर खां। इसका मतलब ए का कौन सा हो गया, सेकंड, और ए का सेकंड, इन दोनों में से कौन सा भैया, ए का सेकंड भैया ये रहा, मतलब आंसर नंबर 1 इसका हो गया, क्लियर। आगे चलते हैं हम, देखो हाँ जी, ये बहुत अच्छा सवाल है भैया। ये क्या है, विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने अमुक्तमाल्यद ग्रंथ की स्थापना की थी। बिल्कुल सही बात है भैया, ये इन्होंने की थी। कृष्णदेवराय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है, बहुत बढ़िया। ये दोनों सही हैं। उनके दरबार को अल्लसानी पेडना नामक राजकवि सुशोभित करता था, जो संस्कृत एवं तमिल दोनों भाषाओं को उसको ज्ञान था। नहीं भैया ये गलत बात है, इसमें केवल और केवल कथन 1 और कथन 2 ये दोनों सही हैं। इसका मतलब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 3, ठीक है। ये वाला नहीं होगा भाई, ये गलत है। इसमें आंसर नंबर मतलब कथन 1 और कथन 2 यही सही है इसके। देखो आगे चलते हैं अपन, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी कहाँ पर स्थित है। राजस्थानी भाषा संस्कृत अकादमी कहाँ पर है भैया, ये बीकानेर में। ये कहाँ पर स्थित है, ये बीकानेर में, ध्यान रखना भैया, क्लियर, ओके। आगे चलते हैं हम, देखो ये पूछा समाचार पत्र कौन सा, ये समाचार पत्र है भैया कौन सा, मजहरुल सरूर। ये कहाँ से और कब प्रकाशित हुआ था भैया, ये होता था भरतपुर से 1849 में, क्लियर है। आगे चलिए, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति जो अपने CJI हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उनका सही क्रम क्या है, तो भैया सबसे पहले तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, HL दत्तू, TCS ठाकुर और जगदीश सिंह खेहर, ये इसका आंसर है। इसका मतलब इसका आंसर कौन सा हो गया, इसका आंसर हो गया 4th। कौन सा आंसर हो गया इसका, HL दत्तू, TS ठाकुर और जगदीश सिंह खेहर, 4th इसका आंसर हो गया। आगे चलते हैं, देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। राज्य विधानसभा विधान परिषद के उत्साधन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ध्यान रखना भैया, इसमें सुनना एक चीज समझना, इस सवाल को समझना बहुत अच्छे से। इसमें क्या होता है कि ये बोला गया है कि विधान जो परिषद है, इसको यदि आपको क्या करना हो, उत्साधन करना हो, इसको आपको हटाना हो, तो उसके लिए फिर ये आर्टिकल दिया हुआ है 169, ठीक है। अब इसमें बोला है कौन सा कथन सही है। राज्यपाल पर बाध्यता अध्यारोपित होती है, भैया इस पर तो कोई बाध्यता ही नहीं होती। केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्रवाई करे, बिल्कुल ये बात सही है, ठीक है। राज्यपाल पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता, राज्यपाल का कोई सेंस नहीं। इसमें केंद्र सरकार पर बाध्यता अधिरोपित करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्रवाई करे, ठीक है। 1 मिनट, ये बिल्कुल ये वाला इसका आंसर सही होगा, कौन सा, 4th। इसका आंसर सही कौन सा होगा, 4th, क्लियर है। हाँ जी, ये इसका सही नहीं होगा भैया, ये गलत है। ये मतलब केंद्र सरकार पर बाध्यता होती है ये वाली, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार निम्न में से कौन से विभाग के प्राक्कलन समिति के नियंत्रणाधीन नहीं है। एक्चुअली में सुनना, अभी CP जोशी ने कुछ ये नियम समिति वगैरह बनाई है, कुछ समितियां बनाई हैं। उसमें से जो पहली समिति थी वो कौन सी थी, प्राक्कलन समिति। अब प्राक्कलन समिति में 2 है, एक तो कै और एक ख, ठीक है। जो कै है इसके जो अध्यक्ष थे वो है राजेंद्र गहलोत। कौन है, राजेंद्र गहलोत। और दूसरी जो है इसके है दयाराम। कौन है, दयाराम। अब एक्चुअली में ये बोला गया है कि कौन इसके नियंत्रण में नहीं आती है, तो ध्यान रखना भैया, ये सार्वजनिक विभाग भैया इसके अंदर आता है, शिक्षा विभाग आता है, वित्त विभाग आता है, इसमें गृह विभाग नहीं आता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्चुअल में 2 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। देखना, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है तो राज्यपाल के समक्ष। राज्यपाल कहाँ है भैया, ये रहा राज्यपाल। इसका आंसर हो जाएगा 3। आगे चलते हैं हम, हाँ जी, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009
के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति का नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं? तो भैया इसका आंसर कितने होगा? 8। केवल 8 व्यक्ति ही निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। हम देखिए, निम्न में से नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्व में कौन सम्मिलित नहीं है? तो भैया ध्यान रखना, विभाग अथवा अभिकरण द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का विवरण, बिल्कुल ये है। सेवाओं का लाभ उठाने के लिए विभिन्न विधियों को प्रचारित करना, बिल्कुल ये है। किसी लोक अभिलेख की अपेक्षा, एक्चुअल में यही इसका आंसर है, ठीक है, ये इसका आंसर है। लेकिन कुछ लोग ये इसका बता रहे हैं कि अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान, ये देखो ये वाला नहीं है, इसका एक्चुअल में आंसर यही होगा इसका, ठीक है। आरपीएससी भी इसके जो आंसर की देगी उसमें यही वाला आंसर देगी, किसी लोक अभिलेख की अपेक्षा इसमें सम्मिलित नहीं है। क्लियर? राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को, बहुत बढ़िया सवाल है भैया ये, कि पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पद स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? तो भैया 2009। बहुत बढ़िया सवाल है भैया। 2009 में इन्होंने क्या बोला था कि भैया जो RAS होंगे, राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारी, उनको जिला कलेक्टर के रूप में भी हाँ जी पद दिया जाएगा। क्लियर है? देखो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है भैया, CM से आ गया। अगला सवाल क्या है देखना, देखो, राजस्थान के निम्न मुख्यमंत्रियों में से कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं? अब एक्चुअल में ये जो सवाल है ये वाला, ये पॉलिटी का लेवल थोड़ा सा क्या करता है, बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। ये इससे लगता है कि पॉलिटी बहुत टफ आई है ये, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, अगर कोई नॉर्मल है तो उसको फिर इस टाइप के सवाल या तो छोड़ देने चाहिए या फिर उनको सॉल्व नहीं करना चाहिए। क्लियर? देखो इन्होंने क्या पूछा है कि कौन सा मुख्यमंत्री, कौन लोकसभा स्पीकर नहीं रहे हैं, लोकसभा के सदस्य नहीं रहे, स्पीकर नहीं, लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं। तो भाई हरिदेव जोशी रहे हैं, भैरव सिंह शेखावत रहे हैं, टीकाराम पालीवाल ये नहीं रहे, बरकतुल्ला खां रहे हैं। मतलब A, B और D, ABD, इसका आंसर कहाँ है भैया? ये रहा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। तो भैया आगे चलते हैं। भैया इस बार सवाल बहुत गजब के आए थे RS में। देखना, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु अधिकृत कौन है? तो भैया ध्यान रखना, जो भी राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, जो भी अध्यक्ष बनेगा वो हाई कोर्ट का जज होना उसका बहुत जरूरी है। मतलब उसका CJ होना बहुत जरूरी है। क्या होना जरूरी है उसका? CJ, मुख्य न्यायाधीश। मतलब इन्होंने क्या बोला है, मुख्य सचिव स्तर का अधिकारी नहीं भैया, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, बिल्कुल सही है। प्रमुख सजावक नहीं, पुलिस महानिदेशक बिल्कुल नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये देखो, ये पूछा इसने स्टेट के लिए, राजस्थान के लिए राज्य मानवाधिकार आयोग। अगर ये पूछता केंद्र मानवाधिकार आयोग तो उसके लिए क्या हो जाता? सुप्रीम कोर्ट का जज हो जाता। क्या हो जाता? CJI। क्लियर है? आगे चलिए, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी, BDO जिसको बोलते हैं, BDO वालों के लिए बहुत अच्छा सवाल है ये। ध्यान रखना, जो BDO का एग्जाम अभी होने वाला है उनके लिए ये सवाल बहुत अच्छा है, और मतलब उसी लेवल का दिया था ये, अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया था। तो भैया ध्यान रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 89। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 89। ये जो आपको मैं बता दूं, ये जो बोला गया राजस्थान पंचायती अधिनियम, ये 94 की बात है। आपने सुना होगा कि 73 और 74, ये दोनों जो अमेंडमेंट हुए थे, दोनों जो संविधान संशोधन हुए थे, 73 एंड 74 1991, ये जो संविधान संशोधन हुए थे ये पंचायती राज और नगरीय शासन को लेकर ही हुए थे। क्लियर है? आगे चलते हैं। देखना, ये आया सवाल कैग का बहुत अच्छा सवाल है ये। देखो, कैग मतलब नियंत्रक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का कर्तव्य न केवल वह की वैधता मतलब आगे बहुत बढ़िया बात है, सुनिश्चित करना है, अपितु औचित्य भी है। बिल्कुल सही बात है ये। उसे वित्तीय प्रशासन, वित्तीय तो होता ही है भैया, उसको तो चेक करेगा ही करेगा वो, कि क्षेत्र में संविधान और संसद के कानून को बनाए रखना है। बिल्कुल सही है भाई, दोनों सही है, A और B, और ये व्याख्या भी है इसकी है। इसका मतलब कौन सा सही है? दोनों सही है, और A की सही व्याख्या है। बिल्कुल सेकंड इसका आंसर है। आगे आ जाओ भाई साहब। देखना भैया, हाँ, अब आपको मिलाना है जो संविधान के लिए, जो संविधान अपना बना था उसके लिए जो समितियां बनी थी, जो कमिटीज बनी थी, उनके कौन कौन अध्यक्ष थे। बिल्कुल सिंपल है ये। मूल अधिकार के लिए कौन था भैया? सरदार पटेल था। कौन थे? सरदार पटेल मूल अधिकार के लिए। इसका मतलब A का 4 है। A का 4 कहाँ पर है? ये एक ही ऑप्शन है। लो भैया, हाँ जी। जो प्रारूप समिति थी उनके कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, BR अम्बेडकर। लो भैया, मतलब D का 1 ये रहा, ठीक है। जो संघ शक्ति, इसमें इसके कौन थे भैया? जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ये लो भैया, संघ शक्ति के जवाहरलाल नेहरू हो गया, और कार्य संचालन कौन हो गए? मुंशी। लो भैया, इसका मतलब आंसर कौन सा हो गया इसका? 4 3 2 1। लो भैया, आगे चलते हैं हम। देखो समझो, राजस्थान के लोकायुक्त, भैया लोकायुक्त से फिर सवाल आ गया। क्या आ गया? लोकायुक्त से फिर सवाल आ गया कि संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? वह राज्यपाल द्वारा नियुक्त विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। बिल्कुल साहब। उसका क्षेत्राधिकार मंत्री एवं राज्य विधानसभा के सदस्यों एवं उच्च लोक सेवा आयोग तक फैला है। बिल्कुल सही है। वह भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन के मामलों पर विचार करता है। और अगला है, उसका कार्य आरोपों की जांच करना है, न कि शिकायतों की। तो भैया इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भैया सारे, ठीक है। मतलब राज्यपाल द्वारा नियुक्त विधानसभा के ऊपर उत्तरदायी भी होता है। बिल्कुल होता है। उसका क्षेत्राधिकार मंत्रियों, राज्य विधानसभा के सदस्यों और उच्च लोक सेवकों तक फैला है। बिल्कुल सही है। भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन के मामलों पर विचार करता है। बिल्कुल सही है। और D है, उसका कार्य आरोपों की जांच करना है, न कि शिकायतों की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4।
देखिए एक्चुअल में बात क्या है कि ये जो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन वह राज्यपाल द्वारा नियुक्त एवं विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये एक्चुअल में ये नहीं होता, वो विधानसभा के लिए उत्तरदायी क्यों होगा, वो विधानसभा के लिए उत्तरदायी नहीं होता। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन क्या गलत है। अब ये पहला ऑप्शन यदि गलत हो गया तो इसमें भी दे रखा है, इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, इसका चारों ऑप्शन में ए दे रखा है। इसलिए ये जो सवाल है, ये वाला जो सवाल है, ये बोनस जाने वाला है या फिर ये सवाल डिलीट होगा। ठीक है, तो आप लिख लेना कि जो क्वेश्चन नंबर 38 है उसके आगे क्या लिख लेना, बोनस। क्या लिख लेना, बोनस। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ जी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निरर्थताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्न में से किसकी राय लेगा। तो भैया वो निर्वाचन आयोग की राय लेगा। किसकी लेगा, निर्वाचन आयोग की राय लेगा। ध्यान रखना भैया, वो किसी की नहीं लेगा वो। क्लियर। हाँ जी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, भैया आपने एनजेसी का नाम सुना होगा, आपने एनजेक का नाम सुना होगा। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन, भैया इसका तो आपको पता है, एनजेक का तो आपने ढंग से पढ़ा होगा। 99 जो 99 संविधान संशोधन है वो किससे रिलेटेड है, वो है भैया एनजेक से। किससे है, एनजेक से। ओके, आगे चलते हैं हम। कुछ इंपॉर्टेंट अपन को पढ़ने होते हैं संविधान संशोधन, जिसमें से एक आई गया ये। ठीक है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इसमें एक जो इसने सवाल पूछा है ना, बहुत गजब का सवाल पूछा है। इसने एक छोटी सी मिस्टेक करवाई है। क्या कराई है, देखना भैया। इसने बोला है कि योजना के अंतर्गत विभिन्न बीमारियों की 1576, भैया पहले 1404 था। एक्चुअल में ये क्या था, पहले कम थे 1404, लेकिन अब कितने कर दिए, 1576 कर दी गई है इसमें। ठीक है, प्रकार के पैकेजेस एंड प्रोसीजर्स उपलब्ध है। मरीज जिस बीमारी के लिए अस्पताल में भर्ती होता है उसके 5 दिन पहले और डिस्चार्ज के 10 दिन नहीं भैया 15 दिन, कितने दिन, 15 दिन। ये इसमें गलती थी, इसका मतलब ये इसका क्या है, गलत आंसर है। ठीक है, ये सब हो गया। इसकी शुरुआत 1 मई को की गई, बहुत बढ़िया बात। इस योजना के अंदर गंभीर बीमारी हो तो 4.5 लाख। एक्चुअल में क्या 4.5 लाख आपके दिमाग में किसने इस ऑप्शन को बोला होगा कि भाई ये गलत है। एक्चुअल में 5 लाख है, लेकिन 5 लाख जो है ना वो ऐसे है कि 4.5 लाख तो है किसके लिए, गंभीर बीमारियों के लिए, और 50,000 जो है वो किसके लिए है, वो सामान्य बीमारियों के लिए है। ठीक है, इस तरीके से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भैया सेकेंड। क्लियर है, आगे चलते हैं हम। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो भैया ध्यान रखना, इन्होंने क्या बोला कि राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का गठन दिसंबर 1994 में। भैया नहीं, ये कब हुआ था, ये भैया जुलाई 1994 को हुआ था। इसका मतलब ये ऑप्शन इसका गलत है। इसका एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, बिल्कुल सही। इसका मतलब केवल सेकंड सही है इसका आंसर। ठीक है, ये फर्स्ट वाला गलत है। नेक्स्ट। हाँ जी, राजस्थान सरकार द्वारा अभी हाल ही में घोषित उड़ान योजना की गलत विशेषता चिन्हित कीजिए। एक्चुअल में क्या, ये वाला सवाल भी बोनस जाने वाला है आपका, ध्यान रखना। ये वाला सवाल भी क्या जाने वाला है आपका, बोनस जाने वाला है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, तो इसको अपन यहीं पर रोक रहे हैं अभी। क्लियर। हाँ जी, विशाखापट्टनम, एक्चुअल में ध्यान रखना है विशाखापट्टनम वर्सेज अन्य बनाम, विशाखापट्टनम वर्सेज अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मुकदमा संबंधित है। तो ये किससे है, हाँ जी, कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न की रोकथाम से है, इससे संबंधित है। ये बहुत अच्छा सवाल है। अपन को जो अधिकार दिए गए थे उसके अंतर्गत ये अपने कई सारे विवाद आए थे, तो अपन पढ़ते हैं पॉलिटी में, स्टार्टिंग में पढ़ते हैं इन चीज़ों को अपन। क्लियर। आइए, गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कब घोषित किया गया था भैया, अरे कब नियुक्त किया गया था, अरे सबको पता है। तो 1 नवंबर 1956 को, जब अपना क्या चल रहा था, एकीकरण का 7वां चरण था अपना। क्या था, एकीकरण का 7वां चरण। ठीक है, आज 1 नवंबर 1956 को किया गया था। संविधान के मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया था वह है, तो भैया वो कौन सी है, स्वर्ण सिंह समिति। वो कौन सी है, स्वर्ण सिंह समिति। मैं आपको बता दूं कि देखो ये संथानम समिति जो थी, इस संथानम समिति से लास्ट ईयर आरएस में, मतलब 5 अगस्त 2018 को जो आरएस का पेपर हुआ था, 5 अगस्त 2018 को, उसमें संथानम समिति से सवाल आया था। और वो क्या था कि सतर्कता आयोग जो होता है वो किसकी सिफारिश पर आया था, तो वो था भैया संथानम समिति। कौन सी थी, संथानम समिति। इस बार कौन सा पूछ लिया इन्होंने कि भैया मूल कर्तव्य किसकी सिफारिश पर आए थे, स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये ए। आगे चलते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय से के निम्न न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहे हैं। तो भैया ध्यान रखना, इसमें कौन सा आ जाएगा, इसका आ जाएगा भैया फारूक हसन। कौन आ जाएगा इसका आंसर, फारूक हसन। इन्होंने क्या पूछा है कि ये जो न्यायाधीश थे उनमें से कौन राज्य मंत्री के पद पर रहे, तो कौन है, जस्टिस फारूक हसन। ठीक है, बिल्कुल ये इस टाइप क्वेश्चन जो होता है ना, इस टाइप क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो कर लो, नहीं तो मत करो, इसमें दिमाग मत लगाओ, तुक्के मत मारा करो इनमें। ठीक है, ओके। मतलब इस टाइप के सवाल अगर तुक्के मारोगे तो गलती होंगी, अगर आपको 100% पता हो तो ही करो इनको। भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देश तत्वों का सुमिलित युग्म पहचानी। तो इसमें कौन सा हो जाएगा भैया, ये पुरुष और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। यही आर्टिकल 29 का है एक्चुअल में। ये कौन सा है, 39 का है, इसमें बोला गया है ये बात। ठीक है, हाँ जी। 42 में क्या बोला गया, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। भैया गलत बात है ये 39 में एक्चुअल में, और 39 क्या में क्या है, ये वाला पुरुष और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। ठीक है, ये भी गलत है 43 का, और 41 भी गलत है। नेक्स्ट अपन चलते हैं।
निम्न में से किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिसके लिए राष्ट्रहित क्या सर्वोपरि है, ये बोला था भैया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। स्टेटमेंट है ये, ठीक है, हर बार आता है कोई ना कोई एक स्टेटमेंट। तो चलते हैं हम आगे। देखो, सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। ध्यान रखना, सूचना के अधिकार की बात हो रही है यहाँ पर, तो कौन सा सही नहीं है। इन्होंने बोला कि सरकार के कार्यक्रम में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को बढ़ाना, बिल्कुल सही है। इन्होंने सही नहीं है, हमारे लोकतंत्र को ऐसा बनाना ताकि वह वास्तव में लोगों के लिए काम करे, बिल्कुल सही है। राजस्थान की महिलाओं कमजोर तबकों को सशक्त करने के लिए काम करना है। अरे भैया ये कहाँ से आ गया भैया, ये वाला सही नहीं है कि महिलाओं और कमजोर तबके जो हैं उनको क्या करना, सशक्त करना। ये भाई सूचना अधिकार के तहत थोड़ी आता है ये, नहीं भैया गलत। नागरिकों को सशक्त करना ये सही है। इसका मतलब इसका गलत कौन सा हो जाएगा, ये वाला। निम्न में से किस जिले में उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं। अब देखो उपोष्ण बोला, इसने क्या बोला, उपोष्ण। आपको पता है कि जो कर्क रेखा निकलती है वो कहाँ से निकलती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा से निकलती है। तो इसके ऊपर के जिले जो होंगे वो आपके दिमाग में आए होंगे कि उपोष्ण वहीं आएगा वो, ठीक है। कर्क रेखा से नीचे तो क्या जाता है उष्ण, और उसके ऊपर क्या जाता है उपोष्ण। तो एक्चुअली हम देखते हैं कि इसका वैसे तो क्या आना चाहिए, देखो इसमें बांसवाड़ा ये तो आने वाला है नहीं, इसमें झालावाड़ ये नहीं आने वाला क्योंकि नीचे आ जाता है ये कर्क रेखा से। तो उपोष्ण बोला है, मतलब सिरोही भी आ सकता है, उदयपुर भी आ सकता है। तो लेकिन इसका जो आंसर दिया जा रहा है, इसका आंसर सही हो सकता है वो मोस्टली वो सिरोही होगा इसका। हालांकि उदयपुर पर भी डाउट है, लेकिन इसका आंसर कौन सा होगा, सिरोही आएगा इसका आंसर। क्लियर है। कौन से वर्ष में सौर ऊर्जा नीति, भैया तो 2019 सौर ऊर्जा नीति 2019 में लागू की गई थी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं हम। ये तो बिल्कुल सिंपल सवाल था सौर ऊर्जा नीति वाला। तो देखो आगे देखना, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। भैया झील और देश बोला गया है। भैया बालखस कजाकिस्तान, बिल्कुल सही है। टीटीकाका झील, अरे भैया ये पेरू और बोलीविया जो है ये यहीं पर मिलती है वाली झील। इरी, भैया आपने सुना होगा पांच महान झीलों का देश कौन सा है, यूएसए। कौन सा है, यूएसए। भैया यूएसए आपने सुना होगा, यूएसए 5, जिसको अपन बोलते हैं होम्स। ये 5 झीलें हैं बड़ी बड़ी, ठीक है। यूरस, ओंटेरियो और मिशिगन, इरी और एक सुपीरियर। ये सुपीरियर झील का नाम आपने सुना होगा। तो ये 5 झीलें पाई जाती है कहाँ पर, यूएस में। कहाँ पाई जाती है ये, यूएस में। तो 5 महान झीलों का देश बोलते हैं इसको। तो उनमें से एक ही जो ई है, ई इससे निकलती है इरी झील। ये इरी झील कहाँ पर है भैया, ये यूएस कनाडा, बिल्कुल सही है। बैकाल झील, भैया ये रूस में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, रूस में। और बैकाल झील जो है, ये बैकाल झील रूस में पाई जाती है। और ये सबसे गहरी झील है विश्व की। ये क्या है, सबसे गहरी झील। ध्यान रखना भैया, बैकाल झील जो है विश्व की सबसे गहरी झील है। ये यूक्रेन में नहीं पाई जाती, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी कहाँ पर है भैया, 4 में। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है भैया। 4 इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर 54 देखते हैं हम। भैया बहुत गजब का सवाल पूछा है, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है। वर्ल्ड लेवल पे पढ़ते हैं इसको अपन, ठीक है। डेट्रॉइट शहर जो है ये यूएसए का शहर है। डेट्रॉइट बोलते हैं। ये सबसे ज़्यादा विश्व में मोटर गाड़ी जो होती है उनका उत्पादन करता है ये, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स, बिल्कुल सही बात है ये। गोर्निया शोरिया, सूती वस्त्र, अरे भैया नहीं, ये तो लोहा इस्पात का है। किसका है, लोहा इस्पात का। और ये है कहाँ पर, ये पड़ता है अपने रूस में, ठीक है। अंशान, ये भैया पड़ता है अपने चीन में। ये पड़ता है अपने कहाँ पर, चीन में। और लोह इस्पात का ही क्या करता है, सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। योकोहामा, ये पड़ता है अपने टोक्यो का पड़ता है अपने जापान में। टोक्यो का एक शहर है योकोहामा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जलपोत बनाए जाते हैं, पोर्ट्स बनाए जाते हैं यहाँ पर। क्लियर है, हाँ जी। गोलेगांव संरक्षित क्षेत्र किस जिले, मतलब इसका आंसर क्या हो गया, आपको आंसर तो पता ही नहीं। मैंने इसका आंसर, इसका गलत क्या पूछा है, गलत। तो गलत तो भैया यही है, बाकी ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है, तो गोगेलाव कहाँ पर है, नागौर में। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे चलते हैं हम। देखो समझना ध्यान से, हाँ जी। इसने पूछा है कि इनको मिलाना है पर्यटक स्थल और स्थिति को, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। लालगढ़ अपने कहाँ पड़ता है, बीकानेर में। त्रिपुर सुंदरी गागरोन का पड़ता है अपने झालावाड़ में। नागौड़ा का पड़ता है अपने बाड़मेर में। और ये बांसवाड़ा में क्या पड़ जाएगा अपने, त्रिपुर सुंदरी। अब मिला लो इनको, लालगढ़ बीकानेर। लालगढ़ कहाँ है, बीकानेर में। लो भैया बीकानेर। एक का थर्ड ये दोनों हो सकते हैं, मतलब ये दोनों हो सकते हैं इन दोनों में से। आगे गागरोन सी का वन भैया, ये रो सी का वन, मतलब सी का वन दोनों में ही है। आगे चलते हैं हम। बी का कौन सा हो जाएगा, त्रिपुर सुंदरी बांसवाड़ा कहाँ है, बी का 4। ये लो भैया, थर्ड इसका आंसर हो गया। आगे चलते हैं हम। इसने पूछा है कि भैया नदी सवाल है और इतना इजी सवाल मेरे हिसाब से कोई हो ही नहीं सकता, बिल्कुल। इसने सारी चीज़ तो बोल दी, ठीक है। इसने बोला इसका उद्गम कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली पहाड़ी से होता है। अरे बिल्कुल, ये बनास तो होगी नहीं, बनास होगी, बिल्कुल सही बात है। लूणी नहीं हो सकती, माही ये भी नहीं हो सकती क्योंकि उद्गम तो होगा ही नहीं। चंबल भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो मतलब आंसर यहीं से निकल गया है। तो ये नदी मेवाड़ के मैदानों में गुजरती है, बिल्कुल सही है। बेड़च कोठारी मोरेल, इसी के बिल्कुल आंसर क्या है इसका, ये। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण सुनो कि कौन सा सम्मिलित है। एक्चुअल में कोपेन जो थे, देखो जलवायु वर्गीकरण जो हुआ था वो 4 तरीके से हुआ था। एक भारतीय मानसून के अकॉर्डिंग, एक हुआ था कोपेनहेगन के अनुसार, एक हुआ था अपने ट्रिवार्थो, और एक हुआ था अपने थॉर्नवेट, ठीक है। तो जो कोपेनहेगन था, इसने 4 प्रकार से बांटा था इसको। कौन कौन सा बांटा था, BWHW, BSHW,
CWG और AW, ये इस तरीके से इसने इसको बांटा था, ठीक है। और इन्होंने इसके जो सिटी फिक्स किए थे इन्होंने कि कौन सा आपको जिला इनके अकॉर्डिंग रखना है। तो भैया देखो BWHW जो है इसका जैसलमेर है, तो बाड़मेर तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता, ये गलत है। BSHW जिसका गंगानगर है, भैया गंगानगर तो कैसे हो जाएगा, गंगानगर तो हो नहीं सकता, गग्गर प्रदेश आ गया, इसका मतलब ये भी इसका आंसर क्या गलत है। CWG भरतपुर है, बिल्कुल सही है। AW डूंगरपुर सही है, मतलब A और D इसका आंसर है, मतलब आंसर नंबर 4, ये इसका 4 क्या इसका आंसर है, ठीक है। आंसर क्या है इसका 4, A और D। आगे चलते हैं अपन, देखो समझना इसको भी बहुत अच्छे से। देखो निम्न में से थार मरुस्थल के भाग कौन सा है, भैया गोडवाड़ है, शेखावटी है, बनास का मैदान बिल्कुल ये भी है, घग्गर सॉरी एक मिनट रुको, गोडवाड़ प्रदेश बिल्कुल ये तो है, ये शेखावटी प्रदेश ये भी है, बनास के मैदान नहीं है। बनास के मैदान कैसा सकते हैं, बनास के मैदान तो अलग ही चल रही है, तो ये थार का मरुस्थल का भाग है क्या भैया, ये नहीं है, घग्गर का मैदान है, मतलब A B और D, ABD, बल्कि ये इसका थर्ड आंसर हो गया। डोडा बेटा किसकी चोटी है, भैया देखना डोडा बेटा किसकी है, भैया नीलगिरी का है, नीलगिरी। नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है कौन सी, डोडा बेटा, ये प्रायद्वीपीय पठार की भी सबसे दूसरी बड़ी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। देखना अन्नामलाई, अन्नामलाई किसकी है भैया, अन्नामलाई की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, अन्नामुदई, कौन सी है, अन्नामुदई, कौन सी है, अन्नामुदई, और ये है कहाँ पर, ये भैया तमिलनाडु में। सुनना नीलगिरी, नीलगिरी कहाँ पड़ता है भैया, नीलगिरी जो पहाड़ियाँ हैं वो है कहाँ पर, वो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, सॉरी महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में है। वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में इसकी नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दोदा बेटा, ठीक है। सतपुड़ा, सतपुड़ा अपन को जानते ही है, विंध्याचल अपन को पता ही है, ठीक है, विंध्याचल श्रेणी है ये। आगे चलते हैं अपन, देखो समझना, इसने पूछा ग्रामीण लिंगानुपात नगरीय लिंगानुपात, ये ध्यान रखना भैया, ये क्वेश्चन क्या होगा, डिलीट होगा, ये 100% डिलीट होगा ये वाला सवाल। ये क्वेश्चन क्या होने वाला है, बोनस मिलेगा आपको 100%। क्यों मिलेगा, क्योंकि ग्रामीण लिंगानुपात जो है वो किसका ज़्यादा है सबसे, वो पाली का ज़्यादा है, और नगरीय किसका ज़्यादा है, वो भैया भैया टोंक का ज़्यादा है। सो किसका है, टोंक का, किसका, टोंक का। और ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसने यहाँ पर दिया तो पाली के साथ क्या दे दिया, चूरू, भैया गलत है ये, मतलब ये तो सही है ये गलत है, और डूंगरपुर से टोंक देते तो डूंगरपुर गलत है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, पाली और टोंक, जो किसी में ही नहीं है, ठीक है, तो ये गलत है ये। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक, इसने क्या पूछ लिया, सेकंड पूछ लिया भैया, कौन सा पूछ लिया, सेकंड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, इसका आंसर हो जाएगा डूंगरपुर। क्या हो जाएगा इसका आंसर, डूंगरपुर, ठीक है। देखो निम्न में से उत्तर दक्षिण गलियारा, भैया उत्तर दक्षिण NH नेशनल हाईवे से सवाल आ गया, नेशनल हाईवे सवाल आया कि उत्तर दक्षिण गलियारा जो है वो कहाँ पर स्थित है भैया, इसमें कौन सा शहर स्थित है, भैया आगरा स्थित है, आगरा। वही आपको पता होगा कि NH44 जो सबसे बड़ा अपना क्या है नेशनल हाईवे है, ये निकलता कहाँ से है, ये श्रीनगर से लेकर अपने कन्याकुमारी तक जाता है ये, ठीक है, इंडिया में। और इसमें जो स्थित शहर है वो कौन सा है, आगरा, क्लियर है। आगे चलते हैं हम, इसने पूछा जिला और प्रमुख उद्योग, भैया ध्यान रखना कि उदयपुर से अपन क्या मिलता है, शीशा जस्ता। नागौर से क्या मिलता है अपन को, नागौर से अपन को मिलता, एक मिनट, भीलवाड़ा से अपन को क्या मिलते हैं, वस्त्र, ठीक है। और तो कोटा है, कोटा से अपन को मिलते हैं रसायन, और सफ़ेद सीमेंट कहाँ से मिलता है अपन को, नागौर से। अब इसको मैच कर लेंगे अपन, मतलब ए का डी, ये भैया एक ही ऑप्शन, दो ऑप्शन है ये, मतलब ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। आगे चलते हैं अपन, बी का हो गया नागौर का 1, मतलब इसका बी का 1, बी का भी 1 आ रहा है। सी से देखते हैं अपन, सी का क्या आएगा, भीलवाड़ा का आएगा 2, मतलब भीलवाड़ा का आएगा 3, भीलवाड़ा का 3, ये भैया ये इसका आंसर हो गया 4th, ठीक है, इससे निकल जाएगा ये, अपन ने सारे देख लिए। ये पूछा गया है अपन से, क्या पूछा गया है कि नदी को करना है सहायक नदियों से, भैया ध्यान रखना गोदावरी जो नदी है ये वाली, ये गोदावरी नदी, इसकी जो सहायक नदी होती है कौन सी होती है, येन गंगा, वेन गंगा, इंद्रावती, ठीक है, ये और ये महारी, ये जो ये नदियां हैं किसकी नदी है बोली है मैंने, सहायक नदी है ये बोली है मैंने गोदावरी की, किसकी बोली है, गोदावरी की। तो ए का कौन सा हो गया 2, ए का 2 भैया, एक ही ऑप्शन है, ये लो, ये यहाँ से निकल गया, क्लियर है। आगे आप देख लेना इसका, इसमें क्या बोला इसने, ये भैया अपने आगे खान मैग्नीज जो है बेलाडीला, ये क्या बोला, सही सुमेलित है, बिल्कुल ये तो सही सुमेलित है। बॉक्साइट की लोहरदगा, भैया ये नहीं है, सॉरी, मैग्नीज की बेलाडीला, अरे नहीं भैया ये कहाँ से हो गई, ये तो गलत है, सही पूछा है इसने, ठीक है। बॉक्साइट की लोहरदगा, बिल्कुल ये सही है। लोहा की कोडरमा इस लोहा की है ही नहीं, और तालचेर इसी अब्रक की नहीं है, इसका मतलब आंसर क्या हो गया इसका, बॉक्साइट। आगे देखते हैं हम, निम्न में से कौन सही सुमेलित है, भैया मांडो की पाल फेल्सपार नहीं, तलवाड़ा शीशा जस्ता ये भी नहीं है, खेरवाड़ा एस्बेस्टस बिल्कुल ही सही है। क्या है, मतलब एस्बेस्टोस जो है उसकी खान को कहाँ पर है, खेरवाड़ा में, ठीक है। और अब्रक की शब्द ये नहीं है भैया, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, सी कहाँ है भैया, ये 4th इसका आंसर हो गया। आगे चलते हैं हम, देखो भैया सारे सवाल सॉल्व कराऊंगा आपको पूरे RS के में। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान किन जिलों से निकलता है, भैया ये तो आपको अगर दिमाग में याद होना तो ही इसको करना, ये निकलता है अजमेर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर से, ठीक है। आगे देखते हैं अपन, सूची को इससे मिलाना है अपन को। पावागढ़ जो है, पावागढ़ किससे है, सौर से, पावागढ़ किससे है, सौर से। देखो
ए का हो गया 2, ए का हो गया 2, भैया एक ही आंसर है इसमें, एक ही ऑप्शन है ऐसा, ए का कौन सा हो गया 2, क्योंकि पावर ग्रिड जो है, पावर ग्रिड ये कहाँ पर है, मतलब किसके लिए, ये सौर ऊर्जा के लिए, ठीक है। तात पानी जो है, तात पानी ये किसके लिए है, तात पानी ये अपना किसके लिए, भूतापी के लिए, ताप। और जो मुंबंदल है ये किसके लिए है, ये है पवन के लिए, विंड पावर प्लांट। और काकरा पर, काकरा पर को तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा कि ये एटॉमिक एनर्जी के लिए फेमस है। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट देखना, इसका आंसर आपको पता चल गया होगा, 4th इसका आंसर है। आगे देखो भैया, बहुत गजब का सवाल है, ये पूछ लिया इसने वर्ल्ड से ज्योग्राफी पूछी है। देखना, एकांका गो किसकी है, दक्षिणी अमेरिका की। भैया इसमें निकल रहा है आंसर ए का 4, भैया दोनों निकल सकते हैं। मेसेटा और सेरेनागटी मैदान, और गिब्सन तो आपको पता है कहाँ का है, गिब्सन तो ऑस्ट्रेलिया का है, डी का 1, ये दोनों निकल गए। भैया ये मेसेटा कहाँ का हो गया, हाँ जी 1 मिनट, मेसेटा हो गया अपना यूरोप, 1 मिनट मैं आपको करता हूँ उसका सोल्व, इसमें डाउट है। देखिए जो मेसेटा वो किसका हो गया, अपना यूरोप का, और सेरेनगाटी मैदान जो है वो किसके हैं, अफ्रीका के। भैया देख लो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेसेटा मतलब यूरोप, बी का थर्ड कहाँ है भैया, ये रहा, ठीक है। इसका आंसर कौन सा हो गया 4। आगे चलते हैं हम, वर्ल्ड हैप्पीनेस, बिल्कुल अगर आपको ये सीधा पता हो डायरेक्टली तो आप इसको सोल्व कर देना, नहीं तो आप इसको छोड़ देना, ठीक है। इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन सा स्थान मिला है इसको, 139। क्लियर, इंडिया को। आगे देखते हैं कि औद्योगिक जो उत्पादन निर्देशांक है उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाओं का मापक है, इसमें क्या सम्मिलित नहीं किया गया है भैया, इसमें विद्युत भी आती है, विनिर्माण आता है, खनन आता है, मतलब माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी और मतलब ये जो विनिर्माण क्षेत्र है, ठीक है, ये आता है, इसमें गैस और आपूर्ति नहीं आता, ये हो गया। 2021-22 के राजस्थान बजट में विद्युत पर कुल व्यय का प्रस्तावित योजना वह कितना है, इन्होंने विद्युत पूछा है, विद्युत, ठीक है, विद्युत पूछा है, तो विद्युत सेकंड नंबर पर है। सेकंड नंबर पर कितना खर्चा होगा, करेंगे सब ज़्यादा 14%, और सबसे मैक्सिमम फर्स्ट नंबर पर किसका होगा 52.19, ठीक है। लेकिन विद्युत पर कितना करने वाले हैं ये 14.32। क्लियर है, आगे देखते हैं हम, बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मतलब इन्होंने क्या बोला, एनएनपी क्या होती है भैया, एनएनपी ध्यान रखना, जीडीपी जो होती है, मतलब एनएनपी जो होती है, एनएनपी इसमें क्या होता है, इसमें आपने देखा होगा डेप्रिसिएशन, जिसको अपन बोलते हैं मूल्यह्रास, वो माइनस हो जाता है इसमें से, ठीक है। तो मूल्यह्रास ये रहा भाई, मूल्यह्रास कहाँ पर है, ये रहा, मतलब बाजार मूल्यों पर जो अपने क्या होती है सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है, उसमें से यदि आप मूल्यह्रास कर दो, घटा दो, तो अपने पास क्या निकल के आ जाएगा, एनएनपी, ठीक है, एनएनपी निकल के आ जाएगा अपने पास, जिसको अपन बोलते हैं क्या, नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्लियर है। निम्न में से कौन से बजट में भारत में रेल बजट को और केंद्रीय बजट में मिला दिया गया था, रेल बजट को जब केंद्रीय बजट में मिलाया था तो वो था अपना 2017-18, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से, बिल्कुल जीके का सवाल है तो अच्छा सा। आगे देखना भैया, राष्ट्र में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, गलत पूछा इसने। इस योजना का नाम का नारा है आपनी योजना आपनों का विकास, भैया गलत बात है, यही नहीं है, ठीक है। इस योजना में वित्त पोषण के लिए केंद्र व सरकार के बीच 60-40 का मतलब ध्यान रखना, ये सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है। आपको आपने सुना होगा कि जब भी कभी केंद्र सरकार 60% देती है और स्टेट क्या दे रही है 40%, तो अपन बोलते हैं उसको सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इस योजना में विशेष ध्यान जनप्रतिनिधियों एवं कार्मिकों की क्षमता संवर्धन पर है। पंचायत सशक्तिकरण अभियान का ही नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज किया गया, ये भी सही है। इसका मतलब इसका यही आंसर क्या है, गलत है, ठीक है। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष जो है, आधार वर्ष जो निकालते हैं अपन, वो किस पर निकालते हैं, वास्तविक कीमतों पर निकालते हैं। किस पर निकालते हैं, वास्तविक कीमतों पर। जिस वर्ष की कीमतों का कीमत, मतलब इसमें आय नहीं आएगा, पहली बात तो आय आ गया, गलत बात है। कीमतों पर उपयोग मौद्रिक आ गया, ये गलत बात है। जिस वर्ष की आय आ गया, गलत बात है। मतलब कीमतों पर वास्तविक जीडीपी की गणना की जाती है, वो कौन सा हो गया अपना, हाँ जी, वो क्या कौन सा हो गया अपना, आधार वर्ष। क्लियर है। राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीक मिशन में वित्त पोषण में राजस्थान सरकार का हिस्सा क्या है, तो भैया ध्यान रखना, इसका हिस्सा कितना होता है राजस्थान सरकार का 40, क्योंकि ये भी जो है ये कौन सी है, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है। मतलब 60% कौन देगा यहाँ पर, 60% देगा यहाँ पर सेंटर, तो 40% कौन देने वाला है, राजस्थान सरकार, ठीक है। व्यापार सुगमता रिपोर्ट 2020 के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2019 में भारत का स्थान कौन सा रहा है, तो भैया वो कौन सा रहा है, 63। देखो स्थान से 2 आ गए, एक तो आपने वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स का आया था 139, और एक अपन से कौन सा पूछ लिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का स्थान कौन सा है, तो वो कौन सा आ गया, 63। इसका मतलब इस टाइप के सवाल इसमें आए हैं 2, जिसमें इंडिया की रैंकिंग पूछी गई है। क्लियर है। देखो अगला सवाल जो है वो पूछा गया है कि राजस्थान में सतत विकास लक्ष्य, जिसको अपन बोलते हैं SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, 2 होते हैं। एक तो होते हैं MDG, जिसको अपन बोलते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, 5 हैं। एक होते हैं SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि कितने हैं, 17। उन 17 जो SDG हैं, सतत विकास लक्ष्य, उसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्न में से किस विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया, ध्यान रखना, इसमें हमेशा गलती होती है। और ये कौन सा है, ये आयोजना विभाग, कौन सा, प्लानिंग डिपार्टमेंट। क्लियर है। लघु एवं सीमांत किसानों को पेंशन के उद्देश्य
उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ध्यान रखना भाई, किसान मानधन योजना जो है कब प्रारंभ की गई थी, तो ये की गई थी 12 सितंबर 2019 को। कब की गई थी ये? 12 सितंबर 2019 को। राजस्थान बजट 2021-22 के अनुसार फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय, ध्यान रखना भैया, फिनटेक पार्क जो है, मैं खुद जयपुर से हूँ, तो जयपुर में B2 बाईपास जो है, जिसमें अपने बोलते हैं टोंक रोड, यहाँ पर ही B2 बाईपास पर फिनटेक पार्क खोला गया। लेकिन ध्यान रखना, फिनटेक पार्क तो कहाँ पर है, फिनटेक अगर पार्क आता तो जयपुर आता, लेकिन फिनटेक इन्होंने पूछा डिजिटल विश्वविद्यालय, तो ये खोला जा रहा है कहाँ पर? जोधपुर में। ये कहाँ खोला जा रहा है? जोधपुर में। आइए अगला सवाल देखते हैं अपन। देखो ये बहुत अच्छा सवाल है। ये भी क्या है, 1 अप्रैल 2020 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल भूजल योजना में सहायता उपलब्ध कराने वाली संस्था कौन सी? वर्ल्ड बैंक है। कौन सी है? वर्ल्ड बैंक। ध्यान रखना, निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान में मरु त्रिकोण का भाग नहीं है? एक्चुअल में क्या है, ये बोनस जाने वाला है। ये क्या जाने वाला है भैया? ये बोनस जाने वाला है। ये सवाल डिलीट होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक्चुअल में क्या है, इसमें अगर फिर भी इसका आंसर किया जाए तो क्या करेंगे अपन? बाड़मेर करेंगे। क्या करेंगे? बाड़मेर, क्योंकि मरु त्रिकोण में बाड़मेर शामिल नहीं थे। इसको किया गया है, अभी किया गया है रिसेंटली, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन बोनस जाएगा ये वाला, ठीक है, क्योंकि अभी मरु त्रिकोण में ये चारों जिले शामिल हैं। क्लियर है? आगे चलिए देखो, जनगणना 2021 के अनुसार भारत एवं राजस्थान में कार्य सहभागिता दर किसकी कितनी रही है? तो वही ध्यान रखना, 39 और 43 रही है। ये जो इंडिया की तो रही है 39.8% और 43% किसकी रही है? राजस्थान की। भैया 2 आंसर हो गया इसका। निम्न में से कौन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में कि क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी है? तो भैया उत्तरदायी कौन होता है इसके लिए? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, इसको अपन बोलते हैं नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ध्यान रखना भैया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। क्लियर है? ये सवाल ऐसे होते हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, तो ही आप इनको कर पाओगे, नहीं तो फिर आप इसमें मतलब ऊपर नीचे होके ये सवाल गलत होते हैं फिर ये। क्लियर है? हाँ जी, देखना भैया आगे वाले सवाल। महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु इंदिरा महिला शक्ति निधि, एक्चुअल में क्या है? इंदिरा महिला, ये जो IM है, इंदिरा महिला से 5 योजनाएं हैं, जिसमें एक योजना कौन सी है? इंदिरा महिला शक्ति निधि की शुरुआत कब की गई थी? तो भैया ये की गई थी 18 दिसंबर, हाँ जी, 2019 को। कब की गई थी? 18 दिसंबर 2019 को। अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2020-21 में इसमें 5 योजनाएं, ध्यान रखना, IM के नाम से। स्थिर कीमतों पर 2011-12 राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय कितनी रही है? 72,297। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान बीमा योजना के अंतर्गत नाजुक बीमारी, भैया नाजुक बीमारी बोला है, स्वास्थ्य बीमा के स्थिति में प्रति परिवार प्रति वर्ष दी जाने वाली राशि कितनी है? तो भैया हुआ है 4.5 लाख रुपए। कितनी है? 4.5 लाख रुपए। ये आपको पता होंगे तो ही आप कर पाओगे इसको, ठीक है। एक पूछा गया है परवन जो है भैया, ध्यान रखना, ये चंबल नदी बहती है, यहाँ से अपने कुछ नदी आती हैं, 4 ये, जो है आहू, परवन, पार्वती, काली सिंध। ये जो परवन नदी है, ये सारी नदियाँ किसकी सहायक हैं? ये चंबल नदी की। इसमें एक नदी है परवन नदी। परवन नदी के लिए पूछा गया कि यहाँ पर एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना बनाई गई है, तो ये किन जिलों को देगी? तो भैया इसमें बूंदी नहीं आता, ध्यान रखना, इसमें बूंदी नहीं आता है, बाकी सारे आते हैं। कौन सा? बूंदी आ गया, मतलब काटो इनको, तो काटो भीलवाड़ा तो आ ही सकता है, इसका मतलब झालावाड़, बारा और कोटा। लो भैया, ठीक है, आगे चलते हैं हम। इन्होंने बोला, देखो अब साइंस के सवाल आ गए, यहाँ से देखना। 16:9 के चित्र अभियंता अनुपात के साथ प्रदर्श विभेदन का अर्थ है, मतलब 16, आपने देखा होगा 16 और 9 रेशो, अपन वीडियो वगैरह चलाते तो उसमें आपको पता होगा 1920 1080, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। राजस्थान का राज्य पुष्प वन लाइन सवाल है, रोहिड़ा होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। MOEMS, इसका मतलब क्या होता है? माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम। ध्यान रखना, ये आपको पता होगा तो ये आप कर पाओगे इसको। दुर्दम मतलब मेलिग्नेंट मलेरिया जो होता है, एक्चुअल में देखो इन्होंने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है, आप सबने इसका याद रखो प्लाज्मोडियम, लेकिन भैया प्लाज्मोडियम तो सारे ऑप्शन में दे दिया। इसका मतलब अब जो ये रोग है कौन सा, मेलिग्नेंट, ये किससे होता है? अब आपको आगे पता होना चाहिए, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से होता है। किससे होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से। जापानी इंसेफेलाइटिस, अरे भैया इसमें तो दिमाग ही कमजोर हो जाता है, बिल्कुल ही दिमाग खराब हो जाता है, मतलब मस्तिष्क। किससे? ये संबंधित मस्तिष्क से, ठीक है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ध्यान रखना, CNG, मैं आपको बता दूं यहाँ पर CNG और LPG। CNG जो होती है इसमें केवल और केवल काम में आती है कौन सी? मीथेन, ठीक है। और LPG जो होती है इसमें 2 गैस काम में आती है, कौन सी? एक तो प्रोपेन और एक आती है ब्यूटेन। कौन सी आती है? प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसका। लेकिन इसने क्या पूछा? CNG पूछा है, तो मुख्यतः गैस कौन सी है? मेथेन, एक कार्बन की, इसका फॉर्मूला होता है CH4। ये इथेन जो होती है इसका होता है C2H6, प्रोपेन जो होता है C3H8 और ब्यूटेन जो होता है C4H10। ये लो भैया, ठीक है। जो कड़कनाथ है, कड़कनाथ ये किसकी किस्म है भैया? ये ध्यान रखना, मुर्गे की किस्म है। अरे जो यूट्यूबर्स होते हैं उनमें आपने देखा होगा कि जो मुर्गा होता है उसको बनाते रहते हैं वो यूट्यूबर्स, ठीक है। तो वहाँ पर आपने अगर किसी ने ये इतना देखते रहते हैं वो, तो उनको पता होगा कि मुर्गा जो है वो कड़कनाथ, मतलब जो कड़कनाथ है वो मुर्गे की किस्म है वो, ठीक है। आगे चलते हैं हम, देखिए इन सवालों को सॉल्व करते हैं। पिछली सदी में वैश्विक औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई है? देखो बहुत बढ़िया सवाल दे दिया, एक्चुअल में तो 1.8 फ़ारेनहाइट हुई है, इन्होंने फ़ारेनहाइट नहीं पूछ लिया, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1.8। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यरत राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर कहाँ खोला गया है? तो भैया ये खोला गया जोधपुर में। कहाँ खोला गया है ये? जोधपुर में। क्वांटम डॉट जो है, ध्यान रखना भैया, ये एक क्या है?
कहाँ है तो नैनो ही है, लेकिन अर्धचालक नैनो संरचना ही है। ठीक है, ये अपने साइंस टैग का पार्ट हो गया अपने। ठीक है, हाँ जी। स्टेथोस्कोप जो होता है, स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है, तो भैया ध्वनि के बहुविवर्तन द्वारा पहुंचती है, उसको बोलते हैं मल्टीपल डिफ्रेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्न में से किस एक जिले में बहुत घना जंगल क्षेत्रफल न्यूनतम है, तो भैया वो कौन सा है? जोधपुर। जोधपुर में सबसे कम घना क्षेत्रफल देखा जाता है। ठीक है, माता गर्भ शिशु आरएच, आरएच फैक्टर से आ गया। ठीक है, आरएच रक्त प्रकार विसंगति की समस्या यदि उत्पन्न होती है तो जो माता होती है उसको तो क्या होना पड़ेगा? हीन होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा, एवं उसका गर्भ शिशु जो होगा वो क्या होगा? आरएच पॉजिटिव। मतलब एक में हो जाएगा हीन मतलब नेगेटिव और एक पॉजिटिव। देखो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव वाला कॉम्बिनेशन कहाँ है? हीन सही, हीन सहित, मतलब हीन सहित, सॉरी हीन सहित कहाँ पर है? हीन और सहित, ये लो नेगेटिव पॉजिटिव देखना है इसमें, नेगेटिव और पॉजिटिव भी आंसर है इसका भैया, सेकंड इसका आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी सवाल था। तो ट्राइसोमी की बात करते हैं। ट्राइसोमी जो 21 होता है, जो आपको पता होगा कि 13 मतलब जो गुणसूत्र अपन ये देखते हैं सिंड्रोम्स, वो 13, 18 और 21 में देखते हैं, और 21 में अपना कौन सा होता है? ट्राइसोमी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ की है? उदयपुर में। सौर वेधशाला ये कहाँ पर स्थित है? ये उदयपुर में। ठीक है, रक्षा अनुसंधान डीआरडीओ, भैया बहुत अच्छा सवाल है डीआरडीओ का। ये डीआरडीओ का आदर्श वाक्य पूछा गया है, क्या हो जाएगा? सब बलस्य मूल विज्ञानम, बल ही मूल विज्ञान है। ठीक है, बलस्य मूल विज्ञानम। हाँ जी, निम्न में से कौन सा एक जूनोटिक रोग नहीं है? जूनोट, पहले तो ये समझ में आना चाहिए आपको कि जूनोटिक रोग क्या होता है। एक्चुअल में जो अपने रोग होते हैं अपन देखते हैं कि जानवरों से मनुष्य में फैलते हैं, लेकिन जूनोटिक रोग क्या होता है? जो कि मनुष्य से किसमें फैले? जानवर में। कैसे हो? मनुष्य से किसमें जाए हो? जानवर में। तो मनुष्य जानवर में भैया रेबीज हम देखते हैं, रेबीज मतलब कुत्ते से हमें फैल रहा है, तो नहीं भैया गलत बात है। तो प्लेग चूहों से फैला था, ये भी गलत बात है। ये क्या बोला? सार्स SARS, ये तो भैया कोविड-19 का पार्ट हो गया। अरे भैया किसका पार्ट हो गया? कोविड-19 का, तो ये तो है ही नहीं। इसका मतलब आंसर क्या हो गया इसका? म्यूकोर माइकोसिस। क्लियर है, आगे देखते हैं हम। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो भैया AOD। कौन सा हो गया? AOD। बाकी B, C, E, K ये सब क्या होते हैं? ये जल में घुलनशील होते हैं ये। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सवाल थे। तो आगे देखते हैं हम। हाँ जी, निम्न में से कौन सा आवर्ती बैंड? हाँ जी, इनसेट। इनसेट आपने सुना होगा, इनसेट इंडियन नेशनल सैटेलाइट, ये जो होता है अपना इसरो की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो इसने उससे लिंक कर लिया इसको साइंस टैग से। उपग्रह संचार हेतु उपयोग में नहीं लिया जाता, तो भैया इसमें ये K लिया जाता है, C होता है, MF होता है, KU नहीं होता है इसमें। ठीक है, एक मिनट, इसका आंसर है MF। एक मिनट बताता हूँ। हाँ जी, इसका आंसर है अपना MF। क्या है इसका आंसर? MF। ये लो भैया, थर्ड इसका आंसर है। बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किसी पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है, तो भैया वो कौन सा है? वो है अपना मरीन वाला, समुद्री ऐसा होता है जो कि उल्टा पिरामिड पाया जाता है। आगे हम बात करते हैं, थोड़ा अपना मैथ्स रीजनिंग आ गई, तो मैथ्स रीजनिंग अपन इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। मैथ्स रीजनिंग को देखो फटाफट जल्दी सोल्व करते हैं। इसमें पूछा गया है कि ये अपना एक दिया हुआ है, एक चार्ट दिया हुआ है, पुस्तकों की विशेष संख्या के लिए यदि रॉयल्टी का भुगतान कितना है? 22,950। तो भैया रॉयल्टी का ये जो वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है? ये 22,950 रॉयल्टी कहाँ है भैया? रॉयल्टी ये 15%। इसका मतलब 22,950 जो है किसकी वैल्यू है? 15 की। पूछ किसकी रही है? तो प्रिंटिंग पर होने वाली। प्रिंटिंग कितनी है? ये 25, मतलब 25 की वैल्यू निकाल दो यहाँ से। मतलब इसको यदि आप काट पीट के सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आने वाला है इसका? हाँ जी, इसका आंसर आने वाला है 38,250। इसका आंसर क्या आने वाला है? 38,250। क्लियर है? हाँ जी, एक मिनट। इसका एग्जैक्टली मैं सोल्व करने से अच्छा है इसको देख ही लेते हैं एक बार। बिल्कुल, इसका आंसर हो गया 38,250। मतलब निकलेगा ऐसे ही है कि 22,950 जो है किसका है? रॉयल्टी का है। रॉयल्टी की वैल्यू कितनी? 15। मतलब ये 15 की वैल्यू तो 25 कितनी हो जाएगी? सॉल्व करके निकाल लेंगे हम इसको। ठीक है, इसको यही देख लेते हैं। 1 से 156। देखो समझना भैया, समझना इसको। अगला सवाल समझना बहुत ध्यान से। देखो इसने क्या बोला? 1 से 156 तक संख्याओं के मध्य जो स्थित संख्याएं हैं जो कि 2, 3, 4, 6 मतलब इससे विभाज्य हैं। अब देखो 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है। मतलब ऐसी कौन संख्या होगी? पहले तो इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा? 12। मतलब 12 में 2, 3, 4, 6 का भाग जाता है। ठीक है, विभाज्य है। उसका समांतर माध्य पूछा है जो कि 1 से, अपन को वो संख्या निकालनी जो कि 1 से 156 तक हो और जिनमें इसका भाग जाए, मतलब किसका भाग जाए? 12 का। तो भैया आपको ध्यान रखोगा, देना होगा कि भैया 12 होगा। ठीक है, इसके बाद इसके जो अपन इसमें देखते हैं कि 12 में जाएगा, 24 में जाएगा, 36 में जाएगा, मतलब वो सारी संख्या जिसमें क्या जाए? 12 का भाग जाए, उनका अपन को क्या देखना है? समांतर माध्य देखना है। समांतर माध्य कैसे देखेंगे? तो 12, 24। एक तो ये तरीका है कि 12 से लेकर 156 के बीच में 12 हो गया, 24 हो गया, 36 हो गया, 48 हो गया, इस तरीके से निकाल लो। ठीक है, और फिर उसमें उत्तरी संख्या का भाग लगा दो। या फिर एक तरीका क्या है इसका? बिल्कुल सिंपल। देखो 1 से 156
के बीच की संख्या है जिसमें क्या जाए 12 का भाग जाए, तो एक तो ले लो आप फर्स्ट वाली 12 और एक ले लो आप सबसे लास्ट वाली 156 से जस्ट पहले जिसमें 12 का भाग जाए वो कौन सी होगी 144, सही है। और इसमें किसका भाग लगा दो 2 का, क्योंकि 2 ही संख्या हो गई है, सही है। इसका समांतर माध्य निकालोगे तो क्या आएगा आप, हाँ जी 12 इसमें जोड़ोगे आप तो 156 आएगा, 56 में 2 का भाग लगाओगे तो 2 7 14 2 8 16 मतलब 78 इसका क्या हो गया आंसर। या फिर आप वही कर लो 12 24 36 48 60, ठीक है 72, इस तरीके से जोड़ लो और उसमें 2 का भाग लगा दो, सॉरी उसमें जितनी संख्याएं निकल के आती हैं 156 से पहले तक की उतने का भाग लगा दो उसमें, सही है। तो ऐसे निकल जाएगा। और देखो इसने पूछा है इसमें कि कितने आयतन, कितने इसमें समांतर, कितने आयतन कितने वर्ग हैं, तो भैया मैं एक बार आपको वर्ग दिखाता हूँ। वर्ग देखना 1 2 3 और ये 4 तो इसमें ये वर्ग हो गए 1 2 3 4। अब इसकी बात करते हैं बड़े वर्ग की, तो 5 6 7 और 8, ठीक है 8 वर्ग तो ये हो गए, ये मैंने आपको गिना दिए छोटे छोटे। इसके अलावा एक देखो एक वर्ग पूरा ये वाला हो गया 9, एक ये हो गया कौन सा 10, ठीक है एक ये वर्ग हो गया 11 और एक वर्ग ये हो गया 12, मतलब 12 तो इसमें हो गए वर्ग। अब देखते हैं अपन आयत की बात करते हैं। देखो आयत में देखो 1 2 3 4, फिर इसकी बात करते हैं 5 6 7 और ये 8 ही हो गया और एक ही हो गया 9, तो कितना आयत हो गया 9, तो 12 और 9 21 कहाँ ये रहा, ये इसका आंसर हो गया। एक 6 लड़के, हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है भैया, ये बहुत ही गजब का सवाल है ये वाला, इसको मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ, देखना समझना, इस सवाल को समझना थोड़ा सा, अपन जल्दी करना है अपन को। एक 6 लड़कियों और 4 लड़कों के समूह में 4 बच्चों का चयन करना है, कितने अलग अलग तरीके से उनका चयन किया जा सकता है जबकि उसमें कम से कम एक लड़की अवश्य हो। तो ध्यान रखना कि टोटल कितने हो गए, पहले तो ये 6 और 4 10 हो गए, कितने हो गए 10, मतलब अगर मैं टोटल की बात करता हूँ टोटल, ठीक है तो वो कितने हो गए टोटल, भैया टोटल हो गए इसमें 10, कितने हो गए 10, क्लियर है। अब इसमें ये बोल रहा है कि 4 बच्चों का चयन करना है जिसमें कम से कम एक लड़की आनी चाहिए, ठीक है। तो टोटल में से मैं क्या करता हूँ, टोटल बॉयज़ को मैं घटाता हूँ कि बॉयज़ का एक ही तो कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है ऑल बॉयज़ का करता हूँ मैं इसमें, ठीक है टोटल माइनस ऑल बॉयज़। अब इसको यदि मैं सोल्व करता हूँ तो टोटल के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, भैया ध्यान रखना 10 कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे सी, और कितने अपन को लेने मतलब कितने बच्चे सेलेक्ट करने हैं 4, तो 10C4, ठीक है। आगे देखो ऑल बॉयज़ मतलब कितने हैं बॉयज़ 4 ही हैं, ठीक है और अपन को सेलेक्ट भी कितने करने हैं 4, तो 4C4। देखो भैया 4C4 हुआ, 3C3 हुआ, 2C2 हुआ, तो इसका आंसर क्या निकल के आता है 1। और यहाँ से बात करता हूँ तो इसको अपन कैसे खोलते हैं, इसको अपन खोलेंगे भैया 10 जो है 10, इसको अपन को 4 संख्या तक लेके जाना है, 10 × 9 × 8 × 7, ठीक है और नीचे 4 है तो 4 को अपन को 4 अंकों तक लेके जाना है। ये लो भैया इसको सोल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 से ये गया, 3 तिया 9 से ये गया, 9 तिया 7 तिया 21 और 10 कितना हो गया, 10 से गुणा करेंगे तो 210। तो 210 में से आप यदि एक को माइनस करते हो तो आंसर कितना आ जाएगा 209। आंसर क्या है इसका 209 ये रहा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप वापस देख लेना, अगर किसी समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज करो, बैक करो और वापस को देखना। जब घड़ी की सुई 7:45 दिखती है तो मिनट की सुई पूर्व की ओर इशारा करती है, 3 घंटे बाद घड़ी की सुई किस तरफ होगी, तो ध्यान रखना ये होगी अपने पूर्व दक्षिण की तरफ। सोल्व कर लेना, हो जाएगा ईजी, बहुत अच्छा सवाल है ये। एक आयताकार 12 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा तथा 6 मीटर ऊंचा है, इसमें से 2 दरवाजे प्रत्येक 2 मीटर × 1 मीटर के, 2 खिड़कियां हैं प्रत्येक 1.5 मीटर × 1 मीटर की। ये दीवारों पर रंग करवाने की दर 15 रुपये हो तो भैया दीवारों पर रंग कितना व्यय होगा, तो ध्यान रखना। मैं इसको बहुत अच्छा सवाल है ये, देखो मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ इसको, देखो कितना अच्छा सवाल है, देखना एक बार। देखो ये अपने पास कोई क्या है, ये अपने पास एक, हाँ जी ये अपने पास है, इसकी जो लंबाई हो गई 6 हो गई, इसकी चौड़ाई हो गई वो कितनी हो गई, सॉरी ये तो 12 मीटर हो गया ना, ये तो हो गया 12 मीटर, ये हो गया कितना 6 मीटर और ये हो गया 4, ठीक है। आपको दीवारों पर कराना है, दीवारों पर कराना है, इसका मतलब आपको फर्श पर ही नहीं कराना, आपको ऊपर नहीं कराना, मतलब आपको ये वाला वॉल्यूम, ये वाला जो क्षेत्रफल है वो हटाना पड़ेगा। अब इसका देखते हैं अपन दीवारों को कितना क्षेत्रफल आता है, पहले एक बार टोटल निकाल लेते हैं। टोटल मतलब कितना निकल के आ जाएगा 12 × 6 × 4, कितना आ जाएगा 12 × 6 × 4, कितना हो गया ये हो गया भैया 288, ठीक है 6 चौक 24, 24 को 12 से गुणा करोगे तो 288 आ गया, 288 टोटल आ गया ये रूम में। अब आपको इसमें से माइनस करना है किसका, एक तो ऊपर की छत का और एक फर्श का। तो छत का देखेंगे अपन, तो छत का कितना आ जाएगा भैया 12 चौक 48, सॉरी 12 6 की 72, एक तो ये गया इसमें से, -72 यहाँ से गया और छत का भी कितना हो जाएगा -72, तो -72 जब आप करोगे इसमें से तो कितना निकल के आएगा, ठीक है। तो 288 में से आप माइनस करोगे 72 कितना हो गया 144, ठीक है हाँ जी। तो इसमें से कितना आ जाएगा 4, 1 मिनट 7 2 14, सही है बिल्कुल, कितना आ जाएगा 4 और 8 में से 7 गए तो कितना आ जाएगा, हाँ जी 4 और यहाँ से आ जाएगा 1 मिनट, हाँ जी ये आ जाएगा 144, कितना आ जाएगा 144, ठीक है। अब 144 जो आया इसमें से, अब आपको जो खिड़कियां हैं उन पे थोड़ी करोगे आप, उन पे भी आपको रंग नहीं करना, कि दीवार बोली है तो खिड़कियां कितनी है भैया, 2 खिड़कियां हैं, कितनी 2 मीटर की, 2 × 1 की, और 2 खिड़कियां किसकी हैं 1.5 × 1 की, मतलब 2 दूनी 4, ये तो हो गया खिड़कियों का, और 2 खिड़कियां अलग हैं कौन सी 1.5 × 1 मतलब 3, ये हो गया
तो 4 3 7, मतलब इसमें 7 और घटाना है आपको। तो 144 में से यदि 7 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 14 में से ये गया तो हाँ जी 7 आ गया, 207 मतलब 137 आ गया। कितना आ गया, 137। अब 137 जी जो आया ये अपना एरिया आ गया। अब एक एरिया जो आया है इसमें बोला 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर का इसका क्या आ रहा है, कॉस्ट आ रही है। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, 137 को 15 से गुणा करोगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 2055 आ जाएगा। और यही इसका आंसर है, यही क्या है इसका आंसर, 2055। ये लो भैया 2055 इसका आंसर है। एक पूछा है इसने ये वाला, भैया ध्यान रखना ये सवाल बहुत अच्छी तरीके से उसको सॉल्व किया, फिर भी ये सवाल सॉल्व नहीं होता है ये, मतलब इसमें इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें आंसर फिर भी जो यदि आप लगाना चाहो तो इसका आंसर ये आने वाला है 1 लाख के आसपास, लेकिन ये गलत है। ठीक है, तो इस पे जो ये सवाल है इसका बोनस मिलने वाला है आपको। इस सवाल क्या मिलेगा आपको, बोनस मिलेगा। ध्यान रखना ये सवाल सॉल्व हो ही नहीं रहा ये वाला। किसी अभी नेक्स्ट देखते हैं अपन, किसी धन के 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज तो साधारण ब्याज का अंतर जो है 183 है, तो मूलधन निकालिए। अब इसका फॉर्मूला जो होता है, देखो जो अंतर होता है अपना अंतर, उसका फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर बटा 100 की पावर 2, और यहाँ से आ जाएगा 300 प्लस आर बटा 100। इस यहाँ से आप निकाल लोगे, इस P जो निकालोगे, P आपको अंतर दे रखा है, आर दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। यहाँ से आप P निकाल लो मूलधन, यहाँ पे निकल के आ जाएगा। और इसका आंसर कितना निकल के आ रहा है भैया, इसका आंसर निकल के आ रहा है 24,000। ठीक है, हाँ जी आगे चलते हैं हम। ये बोला है इसने, देखो ये सवाल है पासे वाला। पासे वाला क्या है, एक पासे को 3 बार फेंका जाता है, प्रत्येक बार पूर्व प्राप्त संख्या से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी है, तो भाई इसको अपन निकालते हैं। इसने बोला एक पासे को 3 बार फेंका जाता है, 3 बार। ठीक है, तो इसकी टोटल प्रायिकता पहले निकालेंगे अपन। टोटल प्रायिकता निकाल लो कितनी आती है, 3 बार फेंका है तो 6 की पावर 3, क्योंकि पासे में कितने वो फेज होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, तो 6 की पावर 3 मतलब कितना आ गया, 216। अभी 216 तो टोटल प्रायिकता है, इसमें से वो प्रायिकता निकालने जो कि इसने बोली है 3 बार फेंका जाता है, प्रत्येक बार पूर्व से प्राप्त संख्या से बड़ी संख्या प्राप्त की प्रायिकता, मतलब हर बार जो होगी जो भी संख्या आएगी वो पहले से बड़ी आएगी। इसका मतलब देखो, देखना एक बार मैं ले रहा हूँ संख्या 1 आई, ठीक है, तो नेक्स्ट दूसरी क्या लूँगा 2, तो देखो यहाँ पर संभावना कितनी हो सकती है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। उसके बाद ये 3 आती है तो 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। यदि यहाँ पर 4 आती है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 और 6। यदि यहाँ पर 5 आती है तो भैया एक क्या आएगा, 6। एक तो ये होगी। यदि मैं शुरू में ही क्या लेता हूँ, संख्या 2 लेता हूँ, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, 3 आएगा। तो 3 के बाद क्या क्या सकती संख्या है, 3 के बाद भैया देखना, 3 के बाद 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। यदि 4 आ गया तो 5 आएगा, 6 आएगा। यदि 5 आ गया तो क्या आ सकता है, 6। ठीक है, उसके बाद यदि मैं शुरू में 3 ले लेता हूँ तो भैया देखना यहाँ पर आएगा 4, तो आगे क्या आ सकता है, 5 आएगा, 6 आएगा। यदि इधर 5 आ गया तो क्या आएगा, 6 ही आएगा। इसके अलावा एक पॉसिबिलिटी और क्या ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, देखो यदि मैं शुरू में 4 ले लेता हूँ तो नेक्स्ट संख्या क्या आएगी, 5। 5 के बाद एक ही पॉसिबिलिटी होती है 6। तो देखो कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है यहाँ से, 4 और 3 7 और 2 9, 4 3 7 और 2 9 और 1 10, 10 और 3 13, 14 15 16 17 18 19 20, मतलब कितनी निकल रही है, 20। टोटल कितनी होनी चाहिए थी, 216, और आई कितनी है अपने पास, 20। ये 20 आपके समझ में आ गई होंगी। तो देखो अपन को क्या निकालना है भैया, कितनी प्रायिकता बन रही है, तो भैया देखो 20 आ रही है कितने में से, 216 में से। जब इसको सोल्व करोगे आप 4 से काटो, 4 से काटोगे आप, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20 और 4 चौक 16, 5/54 का है भैया, ये रहा 5/54। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखना भैया, इसको सोल्व करोगे यदि आप एक पैसे, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 25 9 इस अनुपात में है ये कुल धन, और इतना हो गया ये। तो अपन देखते हैं पहली बात तो कितना है ये भैया, 1 रुपये मतलब 100 पैसे हो गया, अनुपात 50 पैसे, ये लो भैया। और इधर कितना हो गया, ये हो गया 25। अब इसका अनुपात क्या दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। इधर कितना दिया हुआ है भैया, 9, और इधर कितना दिया हुआ है, 5। लो भैया इनको गुणा कर दो एक बार, ये आ गया 2500, ये आ गया कितना, 9 पंजे 35, 9 पंजे 45। लो भैया 450, इधर आ गया 25 पंजे 125। इनको आप गुणा, इनको सबको आप यदि जोड़ते हो, इनको जोड़ने के बाद जो आंसर निकल के आता है वो कितना निकल के आता है, हाँ जी, इन सबको जोड़ने के बाद जो आपका निकल के आता है वो निकल के आता है 375, 3075। कितना निकल के आया, 3075। आपसे किसका पूछा है, तो थैली में 50 पैसे की संख्या कितनी होगी, तो वही ध्यान रखना ये 2460 रुपये हैं। इसको मैं पैसे में कन्वर्ट करता हूँ तो 2460 के आगे मैं क्या लगा दूँ, 2 जीरो लगा दूंगा, सही है। और इन्होंने क्या पूछा है भैया, यहाँ से इन्होंने पूछा है इधर, हाँ जी, इसकी वैल्यू ये 3075 जो आया, इसमें से ये पूछ रहा है किसका, 50 पैसे का। 50 पैसे का अनुपात कितना है भैया, 9। तो 9 से गुणा कर दो, आंसर निकल के आ जाएगा कितना, 720। क्लियर है। लो भैया सॉल्व भी नहीं कर सकते क्योंकि हमको पूरा पेपर सॉल्व करना है भी है। अब आ गया अपने कथन कारण वाले सवाल। देखो कथन क्या है, इसने पूछा है कि आपको कौन सा तर्क मजबूत रखना है आपको, क्या मोटरसाइकिल को चलाते समय चालक और पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति दोनों के लिए हेलमेट पहनने के लिए नियम का कठोरता से पालन करना चाहिए। ठीक है, इसने तर्क दिए 4, नहीं पहली बार नहीं तो वैसे ही कट गया। तो प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के जीवन की रक्षा कैसे करनी, ये गलत बात है। तो हाँ ये नियम है और नियमों की पालना बिल्कुल कड़ाई से सभी को करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। हाँ यह आवश्यक है कि क्योंकि सिर जो है शरीर का सबसे संवेदनशील नियंत्रक अंग है, इसे हेलमेट द्वारा सुरक्षित किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। नहीं ये सिर की सुरक्षा, पागल है क्या, ये नहीं, गलत बात। इसका मतलब सेकंड और थर्ड इसका आंसर है। कौन सा है इसका आंसर, सेकंड और थर्ड, मतलब ये इसका आंसर हो गया थर्ड। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, देखना भैया नेक्स्ट,
हाँ जी, इसका आंसर तो कौन सा हो गया, सेकंड और थर्ड। इधर देखो निम्न में से ये पूछ रहा है, सरकार को एक विशेष समिति का, हाँ इन्होंने क्या बोला, कथन देखना भैया, पिछले कुछ हफ्तों के दौरान पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं। तो अब इसमें कार्रवाई कौन सी होनी चाहिए, सरकार को एक विशेष समिति का गठन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, जो कीमतों की प्रवृत्ति का अध्ययन करे, बिल्कुल सही बात है। सरकार को पेट्रोल पर तुरंत टैक्स कम कर देना चाहिए भैया, तुरंत। जितने भी इंस्टेंट डिसीजन जो होते हैं ना, वो कभी भी आपको नहीं करने, वो कार्रवाई कभी भी आपको नहीं करनी, गलत बात। सरकार को सामान्य जनता को सलाह देनी चाहिए कि पेट्रोल मतलब पेट्रोल खरीदने से परहेज करे, बल्कि गलत बात है, तो केवल फर्स्ट सही है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वीरेंद्र राजस्थान के पिता हैं। इस सवाल को सोल्व कर लेना आप आराम से, इसका आंसर क्या आ जाएगा, दादा आ जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन, रीजनिंग का सवाल है ये। देखो आगे इधर देखना भैया, इसने बोला टाइगर को क्या देखते हैं, क्यू, टाइगर जो है TIGER, इसको क्या लिखा है इन्होंने, QD, हाँ जी FHS। अब देखो इधर से अपन देखते हैं तो S के बाद क्या आता है, T आता है, हाँ जी H के बाद क्या आता है, I आता है, F के बाद क्या आता है, G आता है, D के बाद E आता है, Q के बाद R आता है। तो उसी तरीके से इसको भी लिख लेंगे अपन। किसको लिखना है भैया, मेरिट को ये लिखा जाता है, तो उसी की तरह हो गया। तो इसको लिखना फ्रोजन को, तो F किसके बाद आएगा भैया, हाँ जी सॉरी, हाँ जी F किसके बाद आएगा, E के बाद आएगा, E के बाद क्या आएगा F, और R किसके बाद आता है, Q के बाद R आएगा। लो भैया E के बाद F आ गया, Q के बाद R आ गया, N के बाद O आ गया, Y के बाद Z आ गया, D के बाद E आ गया, M के बाद N आ गया, मतलब ये इसका आंसर है। क्लियर है, नेक्स्ट सवाल देखना, ये अपना देखना भैया, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। नीचे दिए गए चित्र में आयत पुरुषों को मतलब ये दिया गया है कि आयत पुरुषों को, त्रिभुज शिक्षितों को, व्रत शहरी को, और वर्ग सरकारी कर्मचारियों को प्रदर्शित करता है। इनमें से कौन सा शिक्षित पुरुष है जो शहरी नहीं है, शिक्षित पुरुष कौन सा हो गया भैया, इन्होंने बोला है पुरुष तो कौन से हैं भैया, आयत में, मतलब ये पुरुष हो गए, आयत में पुरुष हो गए, पुरुष मतलब ये वाले, ठीक है, ये सब पुरुष हैं। त्रिभुज जो है शिक्षित है, त्रिभुज में कौन से आ गए, शिक्षित, ये सारे क्या हो गए, शिक्षित हो गए ये। ठीक है, अब इसने पूछा क्या है, और वर्ग जो है, वर्ग का तो कोई सेंस नहीं है, और जो सर्किल है, सर्किल में सरकारी कर्मचारी, ये आ गए सरकारी कर्मचारी सारे। इसने क्या पूछा है कि कौन सा शिक्षित पुरुष है, शिक्षित पुरुष। देखो इसमें तो आ गए पुरुष और शिक्षित मतलब ये वाले, मतलब 11 कहाँ है भैया, ये रहा, ये इसका आंसर हो गया। आगे चलते हैं अपन। देखो अभी बहुत अच्छा सवाल है, इस तरीके के सवाल होते हैं ना, इनके सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देखो कैसे, इन्होंने पूछा है कथन क्या है, आजकल माता पिता अपने बच्चों में उत्तम विकास के लिए कुलीन शिक्षण संस्थानों को कितनी फीस देने को तैयार रहते हैं। इसका मतलब क्या है, देखो निष्कर्ष क्या निकल रहे हैं, माता पिता पर अच्छे शिक्षण संस्थानों के माध्यम से अपने बच्चों को उत्तम विकास की धुन सवार है। बिल्कुल सही बात है, आजकल सभी माता पिता जो है बहुत पैसे वाले हैं भैया, ये तो कहाँ से हो गया, जरूर थोड़ी सारे हो ये। ठीक है, सभी बोला है इसमें, इसलिए ये गलत हो गया, ये मतलब पहला सही है, केवल फर्स्ट, ये इसका आंसर हो गया। आगे चलते हैं, 127 में क्या है भैया, ध्यान रखना, इसमें ललिता के पास पुस्तकों का विशाल संग्रह है और वह अपने संग्रह में सम्मिलित करने के लिए नई पुस्तकें खरीदती रहती है। देखो ललिता ने जो पुस्तकें खरीदी है उसमें वह प्रत्येक पुस्तक पढ़ी है भैया, ये जरूर थोड़ी पढ़ी हो जा रही है। ठीक है, ललिता को पुस्तकों के लिए प्यार और जुनून है, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब केवल सेकंड क्या करता है, इसका अनुसरण करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट में क्या आ रहा है, देखो नेक्स्ट में क्या है, इसने बोला है कि दावा मतलब सही काम के लिए सही व्यक्ति का चयन सही वेतन पर चयन करने का सही दृष्टिकोण है। ठीक है, मान लिया, इसका कारण क्या है, गलत चुना हुआ व्यक्ति जो होता है एक दायित्व है, बिल्कुल हो सकता है ये बात, ठीक है, बिल्कुल वो गलत हो सकता है। और सही काम के लिए सब व्यक्ति का सही वेतन पर चयन करने का सही दृष्टिकोण है, ये तो बिल्कुल 100% सही है, ये होना ही चाहिए। लेकिन गलत चुनाव हुआ व्यक्ति जो है वो क्या एक दायित्व है, बिल्कुल सही है, दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या भी है ये। इसका मतलब हाँ जी ये रहा चौथा, दोनों सही है और दोनों की व्याख्या है, मतलब जो आर है वो एक ही व्याख्या है। देखो नेक्स्ट सवाल क्या है, बास्केटबॉल कुछ खिलाड़ी वॉलीबॉल के खिलाड़ी हैं और वॉलीबॉल कुछ खिलाड़ी बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, वॉलीबॉल बास्केटबॉल का कोई भी खिलाड़ी बैडमिंटन का नहीं है। इसका मतलब ये रहा, इसका फर्स्ट इसका आंसर हो गया, सिंपल है बिल्कुल, ये तो हर कोई कर लेगा, नॉर्मल सवाल है ये। ठीक है, ये सवाल है, ये सवाल इजीली हो नहीं रही है, लेकिन इसका जो आंसर निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है मैं आपको बता दूं। इसका आंसर जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा, देखो 9 3 1, मतलब ये जो MNP है, M की वैल्यू क्या होगी 9, N की वैल्यू 3 और P की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, उसके बाद आता है P की 184। इसने बोला क्या था कि जो ये 3 है इनका जोड़ जो है 13 आना चाहिए, इनका 13 आना चाहिए, इनका 13 आना चाहिए और इनका 13 आना चाहिए। तो 1 8 4 आ गया। ठीक है, क्या आ गया 1 8 4, इधर क्या आया था भैया 8 4 9 3 1, 9 3 1 1 8 4 और इसका आ गया हाँ जी 4 7 5 4 7 2 और 5 6, ये आ गया। तो मतलब इसने आर की वैल्यू पूछी है, कितनी आ गई 4, ये लो भैया 2 का 4। अब देखो ये थोड़ा सा उसका सवाल आ गया करंट का। मार्च 2021 में भारत ने निम्न में से किस देश के साथ आपदा प्रबंधन सहनीयता और शमन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भैया वो कौन सा देश है, बांग्लादेश है। वो कौन सा देश है, बांग्लादेश। ध्यान रखना भैया, बहुत अच्छा सवाल था ये, बहुत गजब का सवाल था ये इंटरनेशनल के हिसाब से। देखो हाँ जी, टोक्यो पैरालंपिक, इससे सवाल आना ही था। 2020 के समापन समारोह में कौन सा खिलाड़ी
भारत ध्वज भाग बना, तो कौन था ये? वो अवनी लेखरा थी। कौन थी? अवनी लेखरा। लेकिन यदि पूछ लेता कि उद्घाटन किसने किया था, तो भैया टेकचंद आया था। टेकचंद ने क्या किया था? उद्घाटन किया था भैया, ध्यान रखना। टेकचंद ने उद्घाटन किया और अवनी लेखरा क्या थी भैया? अवनी लेखरा ने क्या किया था? समापन किया था। अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड, अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड जो दिया था वो किसे दिया गया था भैया? ध्यान रखना, वो किसको दिया गया था? हाँ जी, CNR राव को दिया गया था। किसको दिया गया था? CNR राव को। एक्चुअल में जो एनी है, ये जो एनी वर्ड है, इसका मतलब होता है एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड। क्या होता है? एनी का मतलब क्या है? एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड, ठीक है। ये जो एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड है किसको दिया गया था? CNR राव को दिया गया था ये, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या है? इटली ने किस देश को हराकर हाँ जी UEFA मतलब UEFA जो है ये यूरो 2020 फाइनल जीता था। एक्चुअल में इसने इंग्लैंड को हराकर जीता था ये, ठीक है। ये सब करंट के सवाल है ये। निम्न में से कौन मैराथन वॉर लीडरशिप इन कॉम्बैट इन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में आपको पता ही है अभी तालिबान वगैरह का केस हुआ था, वहाँ पर ये सीन चल रहा था, इसलिए ये पुस्तक पूछी गई है वहाँ से, ठीक है। तो नाम पुस्तक का लेखक कौन है? तो कौन है भैया इसका आंसर? इसका आंसर है हाँ जी जेफरी स्लोसर। कौन सा है? जेफरी स्लोसर। आगे देखिए ना, देखना भाई साहब, पुस्तक संस्कृति सनातन दीठ के लेखक कौन है? तो भैया इसके हैं भंवर सिंह सामोर, ठीक है। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश लागू जो किया गया था, ये किया गया था 18 दिसंबर 2019 को। कब किया गया था? ये 18 दिसंबर 2019 को। अगर आपको याद है तो कर सकते थे आप डायरेक्ट। आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल मतलब SCRI, क्या है? SCRI इसने पूछा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको अपन देखते हैं। SCRI के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन एक दृष्टिकोण है जो एक देश की किसी अप्रत्याशित स्थिति में आपात की निर्बाध आपूर्ति को सुनिश्चित करने में मदद करता है। बिल्कुल ठीक है। यह 5 देशों की एक पहल है जो भारत उनमें से एक है। देखो ध्यान रखना, ये जो पहल है ये वाली, इस तरीके की SCRI वाली, ये 3 देशों की पहल है। कितने देशों की पहल है ये? 3 देशों की। इसमें कौन कौन आता है? इसमें आता है एक तो इंडिया, ठीक है। इसमें आता है एक तो इंडिया, एक आता है इसमें जापान, इंडिया आता है, इसमें आता है जापान, एक आता है इसमें ऑस्ट्रेलिया। एक कौन आता है इसमें? ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखना भैया, बहुत गजब का सवाल है ये। आपको अगर ये पूछ लेता आपसे कि इसमें कौन कौन से देश आते हैं, इनका नाम देता, तो इंडिया आता है पहले। वो 3 देशों की पहल है ये, ठीक है। इंडिया इसके सदस्य है बिल्कुल है, लेकिन 3 देशों की पहल है। 3 देश कौन से? इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। यदि इन 3 देशों में मैं एक और मिला दूं, कौन सा? USA मिला देता हूँ। कौन मिला देता हूँ? USA मिलाने के बाद ये जो 4 देश बन जाते हैं, इनको अपन बोलते हैं क्वाड। क्या बोलते हैं इनको अपन? क्वाड। मतलब क्वाड में कौन कौन से देश है? इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया और USA है, ठीक है। ध्यान रखना। हाँ जी, इसके बाद देखो, इससे तो सवाल आना ही था। ये क्या है? ओलंपिक्स है। जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे 2021 में, इनमें सिल्वर पदक, देखो आपको पता है सारे अवार्ड जो हैं वो ये अवार्ड मिले थे आपको 1, 2, 4। एक मतलब नीरज चोपड़ा ले गया था। एक तो नीरज चोपड़ा क्या ले गया था भैया? नीरज चोपड़ा जो लेके गए थे वो ले गए थे गोल्ड मेडल। क्या ले गए थे? गोल्ड मेडल। 2 इसमें क्या मिले थे अपन को? सिल्वर मेडल। और 4 अपन को क्या मिले थे? ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। तो 2 अपन को मिले कौन से? सिल्वर मेडल उसमें पूछा था रवि कुमार दहिया को मिला है और मीराबाई चानू को मिला है, इन दोनों को नहीं मिला, ठीक है। हाँ जी, तो A और D कहाँ पर है भैया? ये रहा। आगे देखो, कॉलेज विद्यार्थियों को डिजिटल अकादमिक सामग्री की सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक ऐप को प्रारंभ किया है। इस ऐप का नाम क्या है? इस ऐप का नाम है भैया माई बुक लो ऐप। माई बुक लो ऐप, क्लियर है? अगर आपको पता होगा तो ही कर सकते हो अपने सवालों को। एक बार है मिशन निरतक बनो। इस मिशन निरतक बनने के आकांक्षी लोगों के लिए प्रारंभ किया गया। मिशन निरतक बनो प्रवर्तित किया गया। तो भैया ये किसके द्वारा किया गया है? ये क्या है? उद्योग विभाग भी है इसमें। उद्योग विभाग यहाँ पर है, उद्योग विभाग है, राजस्थान सरकार है, लेकिन रिको भी है, ठीक है। रिको भी है इसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। तियानवेन है। एक्चुअल में तियानवेन जो है ना, ये तियानवेन, ये देखो इसमें सवाल गलत क्यों हुआ था मैं आपको बताऊँ। ये वाला सवाल इसका गलत होने के पीछे रीजन क्या थे? ये है तो चीन का, लेकिन चीन इसमें भी है। तियानवेन पहले है कहाँ का? चीन का, सबको पता है बात। लेकिन एक्चुअल में ये क्या है? ये रोवर यान है। क्या है ये? रोवर यान। तो ये रोवर यान, सबने रोवर यान करके इसको टिक कर दिया, चीन का रोवर यान। लेकिन भैया चंद्रमा बोल दिया इसने, चंद्रमा। ये चंद्रमा का नहीं है भैया, ये किसका है? मार्स का है। किसका है ये? मार्स का। ध्यान रखना भैया, इसलिए ये वाला गलत हो गया। तो हम क्या करेंगे इसमें? क्या करेंगे? चीन का अंतरिक्ष यान। तो भैया ये लो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चीन का अंतरिक्ष यान। देखो आगे देखना, इसमें बोला गया है नेक्स्ट सवाल में क्या बोला है कि इसको मिलाना है सूचीबद्ध, मतलब ये कौन किससे है? तो आपको पता होगा देवेंद्र झाझड़िया जो है वो किससे था? भाला फेंक से था। तो यहीं से D का 2 निकल गया। D का 2 कौन सा भैया? ये रहा फर्स्ट, इसका आंसर हो गया डायरेक्ट, यहीं से निकल जाए। बाकी आप चेक कर लेना सारे, ठीक है। इसने पूछा है किसने, हाँ जी, किसने टाइम्स 2021 लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में स्थान प्राप्त किया? तो वह मोदी ने किया है, ममता बनर्जी ने किया है, अडार पूनावाला ने किया है। और ये भैया इस पे लोगों को डाउट था कि ये इसने किया है नहीं किया मौजूदा, तो भैया इसने भी किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ABCD चारों, सारे इसके आंसर हैं, चारों ऑप्शन, ठीक है। एक है अपना इसका 23 मार्च 2021 को हंगर हॉटस्पॉट
हाँ जी, रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो भैया की जाती है FAO और WFP दोनों के द्वारा जारी, मतलब सम्मिलित रूप से जारी की जाती है। नजीब मिकाती कौन है? तो भैया ध्यान रखना, अभी ये रिसेंट में ही क्या बने हैं, PM बने हैं। कहाँ के बने हैं? ये लेबनान के। कहाँ के बने हैं? लेबनान के PM बने, इसलिए सवाल आया हुआ है, करंट का सवाल है ये। भारत का प्रथम कृषि आधारित कुसुम जो है अपना, कुसुम किसान ऊर्जा क्या बोलते हैं इसको, KUSUM, किसान ऊर्जा संरक्षण एवं उत्थान अभियान सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना को राजस्थान में किस गांव से प्रारंभ किया गया था? तो भालोजी से किया गया था। इसको ध्यान रखना भैया, ठीक है। नाबी MG जो है ये क्या है? ये मक्का की किस्म, जौ की किस्म, बाजरा की, गेहूं की किस्म है ये, ठीक है। साइंस वाला है। धोलावीरा हाल ही में खबरों में क्यों था? भैया ये क्या है? ये इसलिए था क्योंकि ये हाल ही में एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है, मतलब यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसको शामिल किया गया है ये, इसलिए इसको शामिल अभी धोलावीरा को पूछा है इस सवाल को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त अभी रिसेंटली कौन सा हुआ है? 105वां ही हुआ है। ये तो हो ही नहीं सकते। अगर आप इस सवाल को इनको बिना देखे भी करते तो 107 नहीं हो सकता। मतलब टोटली कितने हुए? 105 हुए हैं। इसका मतलब अभी जो रिसेंट हुआ है कौन सा हुआ है? 105, ठीक है। तो ये अपना RS प्री का पूरा पेपर सॉल्व होता है यहाँ पर, ठीक है। इस RS प्री के पेपर में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, पूरे आंसर्स बताए हैं, हर एक क्वेश्चंस का मैंने एक्सप्लेनेशन बताया, 360 व्यू बताया है, ठीक है। इसी तरीके यदि आपको कोई और पेपर सॉल्व कराने हो या फिर कोई आपको कोई राय देनी हो तो आप हमें जरूर बताएं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं आपको बता दूँ RS प्री 2021 का जो पेपर है, इसमें 5 सवाल जो हैं वह या तो डिलीट होंगे या बोनस दिए जाएंगे आपको, तो वो जो भी होगा वो देख लेंगे, लेकिन 5 सवालों में आपके डाउट है। बाकी 145 सवाल जो है बिल्कुल करेक्ट है, उनके आंसर मैंने बता दिए। RPSC की जो आंसर की आएगी उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो होंगे उनके आंसर यही रहने वाले हैं, ठीक है। तो आपने वीडियो को इतना पेशेंस से देखा, थैंक यू सो मच।